वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, क्या डिफरेंस है स्केलर एंड वेक्टर में? स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अच्छा, करंट क्या है? करंट स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। करंट 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 स्केलर है कि वेक्टर है? बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, स्केलर की वेक्टर? अरे करंट तो पढ़ा होगा ना 9th-10th में, हैं? करंट के बारे में आइडिया है ना? स्केलर की वेक्टर? स्केलर की वेक्टर? स्केलर क्यों? ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ट्रायंगल रूल क्या होता है? अभी तो हम लोग वेक्टर देखो पढ़े भी नहीं है, पर ट्रायंगल लॉ इन्वॉल्व होगा तो ट्रायंगल लॉ तो पूरा वेक्टर पढ़ लेंगे तब ना ट्रायंगल लॉ इन्वॉल्व होगा। ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, रेजोल्यूशन मेथड, ये सब कब आएगा? जब पूरा कंप्लीट वेक्टर खत्म हो जाएगा, या कंप्लीट वेक्टर नहीं, बीच में ही आ जाएगा ये। ठीक है, ये टोटल सारा बीच में ही आ जाएगा। बट अभी तो एकदम बिल्कुल अननोन है, तुम लोग एकदम बिल्कुल 10 से 11th में आ रहा है, तो ट्रायंगल लॉ के बारे में तो आइडिया ही नहीं है, या पॉलीगन लॉ के बारे में आइडिया भी नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे उस टर्म को इन्वॉल्व करा सकते हैं? कोई ऐसा डेफिनेशन बताओ जिससे फील आ जाए। नहीं, अंदर से फीलिंग आना चाहिए। नहीं, अंदर से फील नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ बताओ, एनी आइडिया? देखो हम सारा चीज़ समझाते जाते हैं, ठीक है, पूरा फील के साथ समझ में आएगा पूरा चैप्टर वेक्टर। ठीक है, स्केलर और वेक्टर बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि चलो वेक्टर क्वांटिटी को जो है वो एंगल चाहिए और ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है वेक्टर वाला में, और स्केलर में ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, बट वो बाद में आएगा। बट पहले तो जो बेसिक हमको जो आता है ना, हम लोग जो पहले जो चीज़ आता है उसी बेसिस पे हम लोग पहले स्केलर और वेक्टर को समझने का कोशिश करते हैं, फिर हमारा कंप्लीट ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ आएगा तो उसमें भी हम लोग समझ लेंगे। बट जो चीज़ हमको एकदम मान लो 10 से 11 में जा रहे कुछ भी नहीं आता है, तो उस ढंग से हमको पहले समझना होगा। देखो सबसे पहले मान लो कि स्केलर, कोई एग्जांपल है स्केलर का, तो पता चलेगा कि क्या क्या है उस पर हम डील कर सकते हैं। तो स्केलर का एग्जांपल बताओ और वेक्टर का एग्जांपल बताओ। हाँ, डिस्टेंस। ठीक, बढ़िया से रिस्पॉन्स करो। ये क्या है? डिस्टेंस। इसमें क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। और इसमें तुम्हारा करंट आ सकता है क्या? यस, करंट आ सकता है। इसमें क्या आएगा? फोर्स भी आ सकता है। ठीक है, इसमें और भी है, स्पीड आ सकता है, और क्या आ सकता है? मास आ सकता है, और क्या आ सकता है? टाइम आ सकता है, बहुत सारा। इसका भी एग्जांपल है, इसका भी बहुत सारे एग्जांपल है। क्या क्या? वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलो, मोमेंटम हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये सब सारा किसका एग्जांपल है? वेक्टर्स का। और ये सब सारा किसका एग्जांपल है? अब देखो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम कैसे समझेंगे। देखो जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें एंगल का ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि सपोज दैट, एक एग्जांपल बताते हैं कि मान लो सपोज दैट कि ये एक रास्ता है। ठीक, एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता इधर चला गया। ठीक, ठीक है, एक रास्ता है। अब मान लो कि एक आदमी जो है ऐसे खड़ा था बहुत सारा भीड़ के बीच में। ठीक, एक साथी आदमी पॉकेट मार। नहीं, अब इसका क्या रोल है ये तो पता ही है। पॉकेट मार, पॉकेट मार चोर, कुछ भी कह लो, भीड़ों के बीच में क्या कर सकता है तो मालूम है। ठीक है, वो अपना काम किया, मार लिया किसी का पॉकेट, अरे यार देखते रह गया। लेकिन थोड़ा सा उसको पता चल गया, बगल वाले उसको एहसास हो गया, तो लगा पॉकेट मार भागने। नहीं, अगल बगल पब्लिक को पता चल गया, दौड़ाने लगा।
तो भागने लगा। देखो भागता कैसे है, ये भागना शुरू कर दिया, ठीक, चोर, ठीक, रोडे रोड भागा। मान लो इधर भी 10 गो आदमी खड़ा था, अब तो इधर जाएगा तो कुटा जाएगा, अरे यार इधर जाएगा तो कुटा जाएगा कि नहीं, तो उसको मान लो इधर भागने का मजबूरी हो गया, ऐसे भागा इस रास्ते में, ठीक, इधर भागा, मान लो 12, कितना ले लें वो समझने के लिए, चलो 12 मीटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 12 मीटर इधर भागा, और इधर भागा मान लो 5 मीटर, ठीक, फाइनली पकड़ा गया, धुना गया, नहीं पकड़ा गया और धुना गया, 10 को मिलके बता दिया, ठीक। अब इसी का फ्रेश फिगर जो है, ये तो फिगर वाइज हो गया, रोड है, चोर है, 10 आदमी है, ऐसे ऐसे वहाँ पकड़ाया, धुना गया, यहाँ इसका फाइनल स्टॉपेज है, सारा कर्म यहीं पर हुआ था। अरे यार क्लियर। अब इसी को फिगर वाइज हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि पहले इधर गया, इधर कितना गया 12 मीटर, फिर इधर भागा और यहाँ के जाके सब सारा कर्म यहीं पर हो गया, मतलब यहीं जाके रुक गया, तो ठीक है। अब ये 5 मीटर इधर गया, क्लियर, ए से बी और बी से सी। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए डिस्टेंस क्या होगा, तो बोलो तुम्हारा आंसर क्या होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर, कितना, डल रिस्पॉन्स 17 मीटर। हाँ 17 मीटर। 17 मीटर क्या है डिस्टेंस, तो 17 मीटर हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पहले डेफिनेशन होता क्या है ये बताओ। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। ये स्केलर होता है कि वेक्टर, तो सबको पढ़ा होगा 10 अप टू 10 तक कि वेक्टर होता है, और उसका डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। क्या होता है डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा क्या है फाइनल पॉइंट, इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो यही क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और बोलो हाँ यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 13 मीटर। क्या बात कर रहा है, 13 मीटर कैसे निकाला है, वो एंगल तो मालूम ही नहीं यार। अरे मालूम होगा, मान लो थीटा का वैल्यू 90 होगा तब ना 13 मीटर होगा। थीटा का वैल्यू पता है क्या, थीटा का तो वैल्यू पता नहीं। देखो ये जो है यहाँ से यहाँ गया, अब ये थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, दिस थीटा, या मान लो ये एंगल फाई है, तो फाई का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। हम तो एंगल मेंशन ही नहीं किए, हम एंगल मेंशन किए क्या, हम तो खाली तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें एक चीज और चाहिए, और वो चीज क्या चाहिए, एंगल। अगर सही एंगल नहीं हो तो वी कैन नॉट डिसाइड कि व्हाट विल बी फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमको पता नहीं चलेगा, फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। मतलब इसका स्पेसिफिकेशन के लिए वी रिक्वायर ऑल्सो व्हाट, एंगल। एंगल इज मस्ट, बिना एंगल का हम इसका वैल्यू को जान नहीं पा सकते, ठीक। जैसे कि अगर मान लो कि ये चोर जैसे है, देखो ये ऐसे हो गया, अगर मान लो ये ऐसे गया होता, इधर कितना 12 मीटर, क्लियर, इधर कितना 5 मीटर। अगर मान लो ये एंगल थीटा होता, हाँ ये एंगल कितना होता है थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता, तो तुम लोग जो बोला ना अभी 13 मीटर वो आ जाता। अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस क्या 12 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो वो हो जाता क्या, तो 1 अंडर रूट 144 प्लस 25 अंडर रूट 169, तो 169 का वैल्यू हो जाता है 13 मीटर। बोल क्लियर, कितना हो जाता है 13 मीटर। नहीं आया। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू कुछ और हो जाए, मान लो कि थीटा का वैल्यू हम यहां से, ये हम थीटा का वैल्यू कुछ और लेते, मान लो 30 डिग्री लेते, तो बताओ डिस्टेंस कितना होता, तो डिस्टेंस तो वही रहता है यार, 12 और 5 कितना रहता है 17, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर ये एंगल के चेंज होने से उसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। नहीं समझा, अरे बोलो अगर मान लो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे, तो 12 इधर 5, तो डिस्टेंस कितना 17 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना 13। नहीं, अगर ये थीटा का वैल्यू मान लो ऐसे आदमी गया और वही चोर अगर ऐसे भागा होता, ऐसे ऐसे, ठीक। अब तुमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए, तो अगेन 12 मीटर तो यहाँ से यहाँ ये है, और ये भी क्या होता है 5 मीटर, तो एवरी केस में डिस्टेंस कितना आ रहा है
17 मीटर एवरी केस में। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज गेटिंग हाउ मच डिस्टेंस 17 मीटर, बट आर वी गेटिंग एवरी टाइम 13 मीटर? नो। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल के ऊपर डिपेंड। किस पे कर रहा है? इसका मतलब अलग अलग। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का? तो डिस्टेंस का तो एवरी वक्त, हर समय इसका जो वैल्यू होगा, तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? डिस्टेंस ऑलवेज इस केस में जो पढ़े हैं वो 17 मीटर होगा, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो एंगल पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन एंगल। ये एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बताओ? तो जब ये सीधा भागता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट सीधा भागता है तो 12 मीटर, और ये क्या होता है? 5 मीटर, तो 12 5 17, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, बोलो कितना? 17 मीटर। अच्छा, मिनिमम अगर पूछता है तो क्या होता है? मिनिमम तो पीछे बैक लौटना पड़ता। अरे यार, बैक लौटना पड़ता तो 12 में से 5 गया, हाँ 7 मीटर हो जाता है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों केस में हमारा डिस्टेंस पार्ट कितना होता है? 17 मीटर। नहीं आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस एंगल पे डिपेंड, और इसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, थीटा के चेंज होने से उसका इफेक्ट भी चेंज हो गया। डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट चेंज हुआ कि नहीं? अगर थीटा 0 डिग्री तो मैक्सिमम इफेक्ट वी आर गेटिंग, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कम इफेक्ट वी आर गेटिंग, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो मिनिमम इफेक्ट वी आर गेटिंग, ठीक है। उसका वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है। लेकिन ऐसा ये डिस्टेंस के लिए नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस के लिए हमको एंगल का जरूरी नहीं पड़ता है, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल का जरूरी पड़ता है। कोई दिक्कत वाली बात? अब हम और थोड़ा इलाबोरेट करते हैं कि और सब केसेस में क्या क्या होगा। जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो सपोज दैट कि, और थोड़ा देखते हैं कि एंगल वाला जो बात होता है वो एंगल कैसे होता है, ठीक है। सपोज दैट मान लो कि चलो ये एक रास्ता है, ठीक है, ये क्या है? एक रास्ता है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है बड़का सा, बोकारो रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? बोकारो रेलवे स्टेशन, ठीक। और यहाँ पर ऐसे रेलवे ट्रैक है, गर्मी का छुट्टी हुआ है, पूरा फैमिली कोई कहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो मान लो पूरा फैमिली कहीं घूमने जाता है, मान लो शिमला, कुल्लू मनाली जाना चाहता है, ठीक है। कुल्लू मनाली गया है क्या कोई? नहीं, जाना तो फैमिली के साथ जाना, बैचलर में मत जाना, ठीक है। तो मान लो कि एक फैमिली जो है कुल्लू मनाली जाना है। कहाँ जाना है? कुल्लू मनाली, ठीक। अब गर्मी का छुट्टी हुआ, बच्चा लोग का चल दिया, ठीक है। अब जब वो फैमिली मान लो एक जाता है तो उसके साथ सामान भी होता है, सूटकेस भी होता है, कुछ लचर पचर खाना का सामान, ये वो होता है कि नहीं होता है। और वो सूटकेस को कैसे ले जाता है? ऐसे करके ढो के ले जाता है। मान लो कोई ऑफिसर टाइप का आदमी हो, वो कैसे ले जाएगा अपना सूटकेस को? ऐसे पकड़ के खींच के ले जाएगा कि माथा पे ऐसे रख लेगा? अरे बोलो, खींच के ले जाएगा माथा पे, पता चल जाएगा साला कुली का खानदान का है, माथा पर जहाँ रखा तो उसका खानदान पता चल जाएगा। खैर ऑफिसर टाइप का आदमी है तो सूटकेस वीआईपी है, उसको खींच के ले जा रहा है। तो देखो सपोज दैट कि मान लो ये उसका सूटकेस हो गया, ठीक, वीआईपी यहां पर ऐसे है। अब देखो ऐसे करके ये लगा रहा है फोर्स, अब ये सूटकेस ऐसे जा रहा है, मूव कर रहा है, बोल क्लियर? अच्छा, पीछे में उसका शैतान बेटा, नहीं, पीछे में उसका क्या? शैतान बेटा, हाँ, और इसके पीछे खतरनाक बीवी, खतरनाक, ठीक है, पूरा फैमिली। पीछे में क्या? खतरनाक बीवी, बीच में उसका शैतान बेटा, और ये बेचारा पति। अरे यार, ये क्या है? बेचारा पति। चल दिया, ठीक है। अब ये फैमिली जो जा रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए,
तो ये आदमी बेचारा पति जो है वो सूटकेस पे किस टाइप से फोर्स लगा रहा है। देखो अगर मान लो ये वीआईपी को एक पॉइंट जैसा मानते हैं, ठीक, तो फोर्स देखो, चूंकि नाटा आदमी, अगर नाटा आदमी होता तो बिल्कुल ऐसे पकड़ता, मतलब वीआईपी का लेवल पे रहता चमत्कारी आदमी मान लो रहता वीआईपी का लेवल पे, तो पूरा सूटकेस को ऐसे पकड़ता, ऐसे ले जाता, मतलब अपना ही लेवल पे चला वो खींचते खींचते ले जाता, ठीक। लेकिन है थोड़ा सा ऑफिसर टाइप, थोड़ा लंबा है, तो वो सूटकेस को इस टाइप से एकदम ऑफिसर टाइप का ऐसे ऐसे करके ले जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि वो एंगल इस टाइप से लगाया ऐसे, ठीक। नाटा होता तो किधर लगाता, ऐसे। अच्छा, इस टाइप से ये फोर्स लगाया है। देखो फोर्स का हम लोग बहुत सारा डायरेक्शन से बता देते, तो कौन सा डायरेक्शन लगाया, ये वाला, ऐसे भी लगा सकता था, ऐसे भी लगा सकता था, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, बहुत तरह का फोर्स ये लगा सकता था। बट कौन सा फोर्स, कौन सा डायरेक्शन प्रीफर किया, ऐसे, क्लियर। अब मान लो ये फोर्स ऐसे लगाया है, तो थीटा का वैल्यू जो है कुछ ले लेते हैं, मान लो एफ का वैल्यू ले लेते हैं सपोज समझने के लिए 5 न्यूटन, और थीटा का वैल्यू ले लेते हैं मान लो 37 डिग्री। अब ये एंगल पे लगाया फोर्स, कैसे लगाया, किसी एंगल पे। अब देखो क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक क्लियर होगा तभी जाके पूरा मस्त समझ में आएगा। देखो ये जो वीआईपी है इसमें फोर्स ये लगाया एफ बराबर 5 न्यूटन, और इसका मान लो 37 डिग्री। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे ना, तो इसका एक रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। उसका एक कंपोनेंट इधर जो होगा वो 5 cos 37 का होगा, और 5 cos 37 अगर कहा जाए तो cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है। तो 4/5 इंटू 5 करेंगे तो इधर तुम्हारा 4 न्यूटन उसका इफेक्ट आएगा, और इधर तुम्हारा कितना आएगा, 3 न्यूटन आएगा। 5 sin 37 3/5 होता है, तो 3/5 इंटू 5 करेंगे तो ये 3 न्यूटन आएगा। तो इसका इफेक्ट जो है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मान लो सपोज दैट एक्स एक्सिस, और इसको क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस, तो इस फोर्स का एक्स वाला जो इफेक्ट है वो 4 न्यूटन आ रहा है, और वाई वाला जो इफेक्ट है वो 3 न्यूटन आ रहा है। बोल क्लियर। अरे यार, तो इसका जो इफेक्ट है ना वो चेंज हो जा रहा है, एक्स और वाई में चेंज हो जा रहा है। इसका इफेक्ट एक्स की तरफ अलग मिला और वाई में अलग मिला। तो ये फोर्स है, जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका थीटा के चेंज होने से उसका इफेक्ट भी चेंज होता है। अगर मान लो यही बेचारा पति अगर वीआईपी केस में फोर्स अगर ऐसे लगाया होता, तो क्या ऐसे फोर्स लगाने से, वीआईपी में ऐसे फोर्स लगाने से क्या इसका सूटकेस यहाँ से अप टू प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाता, क्या डल रिस्पॉन्स पहुँचता कि नहीं पहुँचता, नहीं पहुँचता। फोर्स तो लगा रहा है, फोर्स में कमी नहीं है, फोर्स अभी भी मान लो तो 5 न्यूटन लगा रहा है, बट ये सूटकेस तो नहीं पहुँचेगा। और जहाँ सूटकेस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँचा, तो सोचो खतरनाक बीबी क्या कर सकती है, क्या खतरनाक बीबी उसको छोड़ देगी, साला प्लेटफॉर्म में साला न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, हमेशा के लिए फॉरएवर, वहां से दूसरा को लेगी चल देगी ठीक। देखो इसका इफेक्ट चेंज की नॉट चेंज। अब देखो अगर y की तरफ ये फोर्स लगाता है, ये मान लो x है, ये y है, वेक्टर ऐसा क्वांटिटी होता है कि अगर y की तरफ फोर्स लगेगा, y की तरफ कोई वेक्टर होगा, तो उसका कोई भी इफेक्ट x की तरफ नहीं होगा, और उसका कोई भी इफेक्ट z की तरफ भी नहीं होगा। खैर हम अभी xy प्लेन का पढ़ रहे हैं, तो अगर फोर्स f में लगे तो उसका कोई भी इफेक्ट x में नहीं मिलेगा, और कोई फोर्स अगर x की तरफ लगाता हो ऐसे, तो कभी वीआईपी ऊपर नहीं उठेगा, जिसका कोई भी इफेक्ट y की तरफ नहीं मिलेगा। तो ये वेक्टर का रूल है कि अगर मान लो कि कोई आदमी फोर्स लगाता हो y की तरफ, तो उसका कोई भी इफेक्ट x की तरफ नहीं मिलेगा, और x की तरफ अगर फोर्स लगाएगा तो कोई भी इफेक्ट उसका y में नहीं मिलेगा, और अगर कुछ एंगल पे लगाता हो तो उसका इफेक्ट x में भी होगा और इफेक्ट y में भी होगा। इफेक्ट चेंज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट भी वही हुआ, थीटा के चेंज होने से हर समय अलग अलग आंसर आया। जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री था तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 13 मीटर का। जब थीटा 0 डिग्री था, पैरेलल 12 और 5 एक ही डायरेक्शन में, तो 17, थीटा 180 हो गया तो कितना, 7 मीटर। मतलब थीटा के चेंज होने से उसका इफेक्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं चमका। थीटा के चेंज होने से क्या उसका इफेक्ट चेंज हुआ, यस। किस में चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट वाला में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर की वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट स्केलर की वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्टेंस में चेंज हुआ क्या, डिस्टेंस में उसका इफेक्ट चेंज। थीटा के एवरी वैल्यू पे डिस्टेंस हमको कितना मिलता रहा, 17, नहीं समझा।
तो इसका मतलब कि एक चीज हमको क्या समझ में आ रहा है कि थीटा चेंज कराओ तो वेक्टर का जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो स्केलर होता है उसका इफेक्ट चेंज नहीं होता, वो हर टाइम में एवरी एंगल पे हमको सेम रिजल्ट मिलता है। थोड़ा और देखते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। करंट हम लोग को ऑलरेडी पता है कि स्केलर होता है, ऐसे इसको टेंसर कहा जाता है, बट अभी सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे टेंसर का बात होता है कि कभी कभी डायरेक्शन होता है लेकिन उसका हम दूसरे ढंग से यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ टेंसर में आता है। बट अभी तुम्हारे लिए करंट इज ए व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ तो हम बताएंगे ही, बट देखो सपोज दैट इसको समझने के लिए कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है, जैसे हम लोग पहले पढ़े वैसा ही हम लोग मान लो एक लेते हैं कि सपोज दैट कि ये मान लो कोई एलईडी टीवी, ठीक, फर्स्ट क्लास, कौन कंपनी, सोनी, ठीक। अब ये इसका ये हो गया स्टैंड ऐसे, और सपोज दैट ये ऐसे टेबल पे रखा हुआ है, ठीक। दर्शकगण ऐसे बैठ के आराम से, ठीक है, और इसमें मान लो चल रहा है पूरा ठीक, नहीं पूरा शानदार, ठीक है, पूरा एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ठीक है। मान लो पूरा धमाकेदार चल रहा है, कौन गाना चल रहा है, बीड़ी जले ले, नहीं क्या चल रहा है, बीड़ी जले ले। अच्छा, ये एलईडी अगर ऐसे सिर्फ रख देंगे, खरीद के लेते आएंगे फर्स्ट क्लास 50-60 हज़ार का, और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे तो क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। इसको कुछ ना कुछ देना, रखने से कोई काम नहीं होगा, ठीक है। इसको पहले इलेक्ट्रिक करंट देना होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कैसे देते हैं, तार से। तो इसके अंदर एक तार निकला हुआ रहता है, उसको सॉकेट में ऐसे डाल देते हैं। तो मान लो यहाँ से ऐसे तार पीछे साइड में बना हुआ उसका ये, और उसके बाद तार जो है, तो बहुत के घरों में तार जो ऐसे निकला हुआ रहता है ना, तो अजीब टाइप का ऐसे ऐसे करके ऐसे रहता है। और फिर फाइनली जो है यहाँ पर एक ये हो गया, यहाँ पर मेल फीमेल सॉकेट में क्या क्या रहता है, मेल फीमेल और न्यूट्रल, ठीक है। तो ये ऐसे करके ना सॉकेट में ऐसे डाल दिया, और यहाँ पर ऐसे स्विच बोर्ड है, ठीक है, ये स्विच बोर्ड हो गया और ये स्विच हो गया, ठीक है। टिंग टोंग ऐसे होता है कि नहीं होता है, ये कॉलबेल नहीं है, ये टीवी वाला है इस टाइप से। जब हम ऑन करेंगे तो चल पड़ेगा, ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये वायर है, क्लियर। अब ये जो वायर है, तो देखो ये वायर के थ्रू ही इसमें टीवी में ये इसमें जो है वो चल रहा है गाना, ठीक है। कौन गाना चल रहा है, बीड़ी जले ले, ठीक है। अब देखो क्या है, ये देखो इस तरह से तार हर घर में अलग अलग वैरायटी का तार जैसे तैसे पसरा हो रहेगा। हम लोग घरों में बहुत बढ़िया टाइप से जैसे तैसे, मतलब खाली यूज गाना बढ़िया से बजना चाहिए या टीवी बढ़िया से चलना चाहिए। इसके अलावा तार मायने नहीं रखता है कि कहाँ रखा हुआ है। अजीब घर में अजीब एक से एक जगह पर रहता है। किसी किसी के घर में देखना कि उसी में जो तार बज गया ना, तो उसी में लपेटा मार के और इसी में ऐसे ऐसे करके और फिर उसके बाद इसमें डाल देता है, ठीक है। कोई कोई घर में तो क्या होता है कि इसी को वहाँ पर खुट्टी उट्टी लिया, ऐसे इसमें बांध दिया और ऐसे करके स्ट्रेट करके, अब उसी पे बारिश उरिश हुआ या जगह कम पड़ गया तो तौलिया भी उसी पे हो रहा है, गंजी भी उसी पे सूख रहा है। टोटल आइटम जो है घरों का जितना भी सामान सूखने वाला उसी पे सुखाया जा रहा है। जब तक किसी को झटका नहीं लगे शानदार वाला, नहीं जीवन का असली आनंद मिल जाए तब तक वो ऐसा होते रहता है। एक दो चला गया इसी बिजली की वजह से तो फिर पता चलता है कि मरम्मत हो गया, नहीं। अच्छा, आजकल इंटीरियर भी एक से एक डिजाइनिंग होता है। जो बड़ा बड़ा हस्ती लोग होता है उसका घरों में इस तरह का वाहिया ढंग से नहीं रहता जैसे हम लोग का घरों में रहता है। उन लोग एकदम खूबसूरत एकदम फर्स्ट क्लास टीवी रखा हुआ, वो भी जगह पर रखा हुआ, और तार एकदम बड़ा, तार का ये सब जो बाहर नहीं निकला हुआ रहता, बिल्कुल उसका अंडरग्राउंड वायरिंग रहता है। तो अंडरग्राउंड वायरिंग इस तरह से रहता है कि पूरा तार जो है ना वो दिखता नहीं है, बहुत कम ही तार दिखता है, ठीक है। और पूरा मतलब उसको ले जाता है अजीब टाइप से, पहले ऐसे ले गया तार को, फिर ऐसे ले गया, या मान लो पहले ऐसे ले गया फिर ऐसे ले गया, ठीक है। अजीब टाइप से ले जाता है, अंदर पूरा तार दिखता भी नहीं, हल्का हल्का तार दिखता है, जैसे तैसे नहीं दिखता है, ठीक है। या लैपटॉप वगैरह में भी यूज करते हैं तो उसका तार देखा है एकदम सिस्टमेटिक रहता है क्या, जैसे तैसे हम लोग यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप का भी तार में समझ में आ जाएगा।
अब देखो करंट स्केलर की वेक्टर स्केलर। अब स्केलर को समझने के लिए देखो क्या होता है कि देखो अगर मान लो तार को ऐसे ले जाके ऐसे ले गया, तो पहले तार को y में ले गए, तो y में ऐसे गया होगा करंट, फिर हम x में ले गए, फिर इसके अंदर सॉकेट में चला, तो क्या टीवी के जो हमारा क्वालिटी है उस पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अगर हम ऐसे ले गया होता और ऐसे ले जाके ऐसे सॉकेट में डालता, तब भी वही क्वालिटी का पिक्चर मिलता है जो हम लोग वाया ढाई से जैसे तैसे लपेटा हुआ है और फिर उसमें खोसा हुआ है, उसमें भी वही उसी टक से। कोई अगर तार मान लो सपोज एंगल पे ले जाता 37 डिग्री का एंगल बना के, तो क्या इसका इफेक्ट चेंज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। अरे यार, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि करंट क्या है? स्केलर है। थीटा के किसी भी वैल्यू पे यूज करो, ठीक है, थीटा के किसी भी वैल्यू पे यूज करो तो एवरी एंगल पे वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, सारे एंगल पे हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो करंट इज ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं था। फोर्स में क्या था कि देखो ये ऐसे सूटकेस था, जब हम फोर्स ऐसे लगाए तो इसका इफेक्ट चेंज हो गया, इधर का हो गया 4 न्यूटन और इधर का कितना हो गया था? 3 न्यूटन। कितने अमाउंट का फोर्स पे? और थीटा की किस वैल्यू पे? 37। अगर कोई फोर्स ऐसे लगाता 4 न्यूटन या 5 न्यूटन, तो टोटल इफेक्ट हमको किधर मिलता? एक्स की तरफ, और इसका कोई भी इफेक्ट वाई की तरफ नहीं मिलता। अरे यार, अगर वाई की तरफ कोई फोर्स लगाए तो इसका कोई भी इफेक्ट एक्स की तरफ नहीं मिलेगा, टोटली इफेक्ट किधर मिलेगा? वाई की तरफ। क्लियर? तो पूरा, लेकिन करंट में ऐसा हो रहा है क्या? करंट में ऐसा नहीं हो रहा। किस में हो रहा था? फोर्स में। तो फोर्स इज ए व्हाट? फोर्स इज ए व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वो थीटा के वैल्यू से चेंज होने से उसका इफेक्ट भी चेंज हो रहा है, और स्केलर वाला में थीटा के चेंज होने से उसका इफेक्ट पे। तो कौन कौन सा चीज देख लिए जिसमें थीटा का वैल्यू के चेंज होने से नहीं हो रहा है? करंट, डिस्टेंस, थीटा का चेंज, नो चेंज, नो इफेक्ट में चेंज। जो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट और क्या? फोर्स, उसमें थीटा के चेंज होने से उसका वैल्यू भी चेंज हो गया। ठीक है, जो भी कोई भी चीज ले लो जो स्केलर चीज का एग्जांपल होगा, वो उसमें कोई भी एंगल पे रखो ना तो उसका इफेक्ट वही हुआ। जैसे मान लो कि मास वगैरह ही ले लेते हैं, तो तराजू वगैरह में मास मान लो रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है, ये मान लो इस टाइप से, मतलब कि वेट ये है। देखो आजकल एक से एक वैरायटी हो गया, यहाँ पर ऐसे डाला रखा हुआ है और यहाँ पर मतलब कि कुछ तौलना है इसको, कुछ सामान वामान, और ये डिस्प्ले है ऐसे, देखा है? ऐसे सब्जी वाला क्या करता है, ऐसे मतलब 10 किलो या 4 किलो आलू ऐसे टोकरी में उठाया और रख दिया किस पे? इस पे। ये वेटिंग मशीन है, ये क्या है? वेटिंग मशीन। ठीक है, तो ये वेटिंग मशीन है, इस पे रख दिया। अब यहाँ डिस्प्ले कर दिया कि कितना केजी का है। डिस्प्ले रहता है कि नहीं रहता है? तो अगर मान लो आलू जैसे जैसे डालता गया, और कोई ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है क्या? कोई थीटा पे डिपेंड किया? कैसे रख दो साला, 10 किलो है तो 10 किलो बताएगा, 5 किलो है तो वो थीटा के वैल्यू पे चेंज, कोई भी थीटा का वैल्यू यूज करेंगे तो उसका वैल्यू वही रह जाता है। तो मास वगैरह जो है, जो हमको इन केजी बता रहा है, 2 किलो 4 किलो जो भी बता रहा है, वो थीटा के चेंज होने से उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो मास इज ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। टाइम स्केलर। क्लियर? तो हमको मोटा मोटी समझ में आ रहा है इफेक्ट वाला बात। अब आगे देखो क्या है कि जैसे, तो मोटा मोटी डिफरेंस समझ में आ गया कि स्केलर में क्या होता है और वेक्टर में क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जांपल स्केलर का, बहुत सारा एग्जांपल वेक्टर का। तो स्केलर और इधर क्या है? वेक्टर। ठीक, वेक्टर में क्या क्या देखे? फोर्स, और क्या देखे? डिस्प्लेसमेंट, और क्या देखा? अच्छा चलो ये हो गया। आगे बहुत सारा होगा, टॉर्क होगा, वेलोसिटी होगा, मोमेंटम होगा, एंड सो ऑन, बहुत सारा चीज। ठीक, इसमें क्या क्या आया? डिस्टेंस, और क्या आया? करंट, और क्या आया? मास, और क्या आया? टाइम। बहुत सारा चीज इसमें भी आता है। सो मेनी एग्जांपल इसका भी और सो मेनी एग्जांपल इसका भी। क्लियर? अब देखो स्केलर और वेक्टर, ठीक, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन के लिए पहले हम लिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। लिखो डेफिनेशन में फिजिकल क्वांटिटी, इससे पहले हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में पढ़ चुके थे, बहुत सारा डायमेंशनल फार्मूला में फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ था। तो देखो डेफिनेशन में स्केलर में द फिजिकल क्वांटिटी which requires only magnitude
for its complete specification which requires only magnitude for its complete specification are called स्केलर क्वांटिटी। ब्रैकेट में लिखो डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, डायरेक्शन इज, ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मायने था क्या? थीटा का कोई भी वैल्यू था, थीटा का 30, 60, 45, थीटा कुछ भी दे दिए थे, तो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में चाहिए था क्या? क्योंकि वो लेंथ ऑफ द पाथ था, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, सब में आंसर वही आया था। किसमें हमको डायरेक्शन जरूरी पड़ा था? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। किसमें पड़ा था? तो डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर का डेफिनेशन लिखो, द फिजिकल क्वांटिटी which requires magnitude as well as direction both, for its complete specification are called vectors, ठीक। ब्रैकेट में लिखो which have magnitude and direction both and must obey, which have magnitude and direction both and must obey ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल लॉ कर लो, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड सो ऑन। डॉट प्रोडक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट बाद में जाके, डॉट प्रोडक्ट, फिर लिखो क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्लियर? अब देखो, जैसे हम लोग को इसमें सीखेंगे क्या, तो सीखेंगे तुम्हारा कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो VIP ले लेते हैं, एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, या मान लो कि ऐसे लगा रहा है, एक आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा है थीटा के किसी वैल्यू पे, ठीक। अब फाइनली ये सूटकेस किधर जाएगा वो हम वेक्टर में सीखेंगे। नहीं, इधरों लग रहा फोर्स, इधरों लग रहा है, इधर का वैल्यू मान लो कुछ ले लेते हैं 5 न्यूटन 37 डिग्री, इधर का मान लो 6 न्यूटन 53 डिग्री, कुछ भी ले लेते हैं, तो फाइनल इसका रिजल्टेंट क्या होगा वो हम किस में सीखेंगे? इसी चैप्टर में सीखेंगे, वेक्टर में। या फिर मान लो एक आदमी डिस्प्लेसमेंट के ले लिया जाए, एक आदमी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मान लो 30 डिग्री, फिर ये मान लो कुछ और ले लेते हैं, कुछ मतलब कहने का मतलब कोई भी एंगल में, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइन डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है, वेक्टर में। जबकि इससे पहले हम लोग नॉर्मल वाला हम लोग सारा काम करते थे कि अगर मान लो सिंपल जोड़ना हो 10 आम प्लस 4 आम, तो कितना आम होता है? 14 आम। 10 आम इंटू 4 आम होता है, तो कितना होता है? 40 आम। 10 आम डिवाइडेड बाई 4 आम, तो 2.5 आम। अरे यार, मतलब मोटा मोटी हम लोग ये सब करते थे, 10 आम माइनस 4 आम कितना? 6 आम। तो जो भी है सिंपल होता था, बट अभी सिंपल नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। अभी ये वेक्टर में बहुत सारा चीज़ होगा कि वेक्टर को हम लोग जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर को घटाएंगे कैसे, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये सब सारा चीज़ हम सीखेंगे किस में? वेक्टर्स में। वेक्टर के ऊपर ही सारा चीज़ है पढ़ना है, ठीक है। क्या हमारे लिए वेक्टर जरूरी है? यस। 11th-12th में अगर वेक्टर नहीं क्लियर होगा ना, तो पूरा 11th-12th गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे पता चले, टोटल सफा चट, ठीक है। वेक्टर हमारे लिए देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम वेक्टर खत्म होगा, फिर हम लोग काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। काइनेमेटिक्स में बताओ क्या क्या पढ़ना होता है? डिस्प्लेसमेंट, मोशन के बारे में पढ़ना रहता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर। तो बोलो वेक्टर को जोड़ने आना चाहिए, वेक्टर को घटाने आना चाहिए, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अरे यार,
तो जोड़ने का भी बहुत सारा तरीका है। जोड़ेंगे कैसे? तो ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे, पॉलीगन लॉ से जोड़ेंगे, रेजोल्यूशन मेथड जोड़ेंगे, पैराग्राम लॉ जोड़ेंगे, बहुत सारा मेथड जोड़ने का भी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई आगे जाके पढ़ेंगे, दो तरह का होता है, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एक वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो तरह का होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये सब सारा वेक्टर के लिए अप्लाई होता है। तो यही सब सारा चीज़ सीखना है इसके अंदर वेक्टर में, कि कोई भी चीज़ को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। ठीक, फिर सेकेंड चैप्टर किसका नंबर आएगा? फोर्स का। फोर्स स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर, तो वेक्टर। फोर्स खत्म होगा, फिर वर्क पावर एनर्जी आएगा, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन में भी फोर्स वेक्टर, वर्क पावर एनर्जी आएगा। वर्क पावर एनर्जी, हर एक वर्क जो है स्केलर है, पावर स्केलर है, बट उसमें भी एक फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है जिसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स अगेन वेक्टर। उसके बाद सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास में भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। एवरीथिंग इज व्हाट? स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। फिर रोटेशन का नंबर आएगा, चला उसमें भी खाली टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सब चीज इन्वॉल्व होगा, पोजीशन, तो उसमें भी वेक्टर। उसके बाद एसएचएम वेक्टर, ये वेक्टर, वो वेक्टर, पूरा 11, 12 एवरी चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, एवरीथिंग इज वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, सोचो हर चैप्टर में वेक्टर इन्वॉल्व होने वाला है। तो अगर वेक्टर हमको नहीं आता है तो क्या हम फिजिक्स पूरा पढ़ लेंगे? क्या पॉसिबल नहीं। अगर और लेकिन वेक्टर जो है पढ़ना है मैथ्स में, वो क्लास 12th में आता है। तब तक तो क्लास 12 तो भी 12th का बिगनिंग में नहीं आएगा, मतलब लास्ट टाइम में मिलता है, मतलब मिड से ज़्यादा उधर आता है, मतलब तब तक 1.5 साल का फिजिक्स खत्म हो जाएगा, तब साला समझ में आएगा कि वेक्टर होता है क्या है मैथ्स में। तब तक तो चिड़िया उग गई खेत, नहीं, अरे यार पूरा झमेला हो जाएगा। इसीलिए वेक्टर को क्लियर करें। वेक्टर कैसे क्लियर होगा? तो हम एक एक चीज़ मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि 2-3 चीज़ है ना जो पूरा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वेक्टर इंटीग्रेशन डेफिनेट वाला, या फिर कैसे कैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल वगैरह कैसे कैसे करते हैं, यही सब टोटल फिजिक्स को तुमको पूरा समझा देगा। अगर ये सब बेसिक क्लियर हो गया तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, यही सब सारा चीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये सब स्केलर क्वांटिटी और ये सब क्या? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग कैसे हम लोग मतलब कि ना कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी चीज़ को, स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर को कैसे करेंगे। तो डिस्टेंस होगा तो सिंपली इसको डी से इंडिकेट कर देगा। किसे कर देगा? नॉर्मल डी। अगर करंट होगा तो आई से कर देगा, मास होगा तो एम से कर देगा, टाइम होगा तो कोई स्पेशल कोई रिप्रेजेंटेशन का जरूरी नहीं है, एकदम सिंपल वाला जो हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें एक स्पेशल सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। स्पेशल सिंबल में जैसे फोर्स होगा तो हम लोग एफ लिख के ना ऐसे लिख देंगे, या फिर कोई कैपिटल एफ लिखेंगे ऐसे करके, बड़ा मतलब बोल्ड करके। यूरोडो में यही वाला लेटर यूज़ किया, बोल्ड। बोल्ड भी अगर कहीं लिखा हुआ रहे तो ये भी समझ लेना कि दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ए व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट होगा तो एस के ऊपर हम ऐसे वेक्टर लगा देंगे, ऐसे ये हम सिंबल लगा देते हैं। तो ये सिंबल क्या चीज़ के लिए है? कि दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ए व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क लिखेगा तो टाउ लिखेंगे, ऐसे टाउ इसको बोला जाता है, और इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे, तो टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी लिख के ऐसे कर देंगे, मोमेंटम पी लिख के ऐसे कर देंगे, एंड सो ऑन। नहीं समझा? डिफरेंस है या नहीं है रिप्रेजेंटेशन में? है। ठीक है, इसमें स्पेशल सिंबल यूज कर रहे हैं ताकि वो पता चल जाए कि दैट फिजिकल क्वांटिटी इज अ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। बट इसमें अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा स्केलर होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट इज अ व्हाट? स्केलर क्वांटिटी, एंड दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड या दैट मस्ट बी रिटेन विथ ए प्रॉपर एसआई यूनिट। तो लिखो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट, ऐसा लिखो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट इज अ व्हाट? ए स्केलर क्वांटिटी, एंड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ प्रॉपर एसआई यूनिट। मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ ए प्रॉपर यूनिट। क्या लिखा?
must be expressed with a proper SI in it. ठीक, हमेशा उसको SI यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए। इसका मतलब सुनो कि फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा ना वो स्केलर होगा। जो 10 न्यूटन 15 न्यूटन जो फोर्स लगवाएंगे ना तो उसका जो वैल्यू होगा वो स्केलर होगा। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो हमेशा स्केलर होगा। क्लियर? बट उसमें साइन आ जाएगा तो साइन का क्या मतलब है, धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। अभी हम लोग टॉर्क, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पीड। आगे जाके पढ़ेंगे। तो दैट इज व्हाट, स्केलर के वेक्टर। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। और मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विथ या मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ ए व्हाट, प्रॉपर SI यूनिट। क्लियर? अब एक चीज बताओ कि रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? है? कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ। देखो कैसे ये जरूरी है। मान लो कि इसको थोड़ा सा चमकाते हैं कि सपोज दैट कि मान लो एक गांव का बच्चा है, ठीक है, और वो सपोज गांव में पढ़ते पढ़ते IIT क्रैक कर लिया। ठीक है, अब उसका पेरेंट्स जो है वो चल पड़ा एडमिशन कराने के लिए IIT खड़गपुर में। ठीक है, और जब वो रास्ते में आता है तो मान लो कि जब गांव से शहर में पहुंचा तो वहाँ तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा ना, तो बिल्डिंग में एकदम एक से एक बिल्डिंग रहता है, जैसे तैसे रहता है। ठीक है, अब कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सा के लिए कौन सा बिल्डिंग क्या चीज़ के लिए क्या है। ठीक है, तो बहुत कोई मतलब सिंबॉलिक वगैरह रहता है। जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग ऐसे रास्ता है और इस टाइप से, और यहाँ पर एक मतलब मान लो ऐसे करके ना एक बहुत सारा बड़ा बिल्डिंग है, और यहाँ पर ऐसे करके ना प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, एक फैमिली जो है एडमिशन कराने के लिए कहाँ जा रहा है, ठीक है, कहाँ चल दिया ये एडमिशन कराने के लिए, IIT खड़गपुर। अब मान लो कि सामने में वो बिल्डिंग देख रहा है, यहाँ पर एक प्लस लग गया, तो ये आदमी मतलब कि गांव से आया है, एकदम देहाती है, कुछ भी नहीं जानता, उसको ABCD कुछ भी नहीं मालूम है, एकदम बिल्कुल क्लीन बोल्ड है। ठीक है, एकदम पूरा ये देहाती टाइप का आदमी है, देहाती। ठीक है, पढ़ा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता। ठीक है, अगर सामने मान लो ये बिल्डिंग है कुछ, अगर मान लो इसको हॉस्पिटल वगैरह सर्च करना होगा तो ये हॉस्पिटल में HOSPITL लिखेगा क्या, मतलब समझ में आएगा क्या? अरे ABCD तो काला अक्षर भैंस बराबर ना, जैसे A है B है कुछ आएगा तब नहीं वो पढ़ पाएगा कि हॉस्पिटल है। लेकिन अगर उसके बदले में ये प्लस का सिंबल अगर लग जाए तो इसका मतलब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। क्या होगा बताइए? हॉस्पिटल। सब कोई बोल दिया क्या होगा, ये हॉस्पिटल होगा। तो ये प्लस से ही हमको मतलब पता चल गया कि ये हॉस्पिटल होगा। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारा सिंबल है जो देख करके पता चल जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है कि नहीं ये चीज़ इसके लिए है, यही चीज़ होगा। ठीक, हर जगह ये मिला रहता है। मान लो कि ये कॉलेज चला गया, कॉलेज में जैसे एडमिशन करा लिया, अब मान लो वो देहाती आदमी को जो है सपोज इमरजेंसी बाथरूम जाने का नौबत आ गया, नहीं कुछ ऐसा हो गया कि बाथरूम जाना है। अब बाथरूम जाना है तो बाथरूम सपोज वो जाता है, अब वह जब बाथरूम का रूम में पहुंचा, ठीक है, तो फिर वहां पर लिखा हुआ था बाथरूम का के लेडीज अलग और जेंट्स। अब यहाँ पर LIDS लिखा हुआ लेडीज और यहाँ पर जेंट्स लिखा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, अब देहाती आदमी चला कुछ भी पता नहीं चल रहा है, L क्या होता है, G क्या होता है, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है, बच्चा एडमिशन करा रहा है, इसको इमरजेंसी लग गया। ठीक है, अब बताओ मुश्किल में आ गया कि नहीं? अरे यार, अब ये कहीं भी जा सकता है, अगर गलत जगह चला गया तो हंगामा शुरू, कहाँ से आ गया, क्या हो गया, नहीं क्राइम हो जाएगा। नहीं, आए दिन ये सुनते रहता होगा लाइफ ओके वगैरह में, क्राइम पेट्रोल में दिखता होगा। ध्यान से देखिए, यही है आदमी, यही है दरिंदा, कहाँ जाना चाहिए था कहाँ चला गया। नहीं,
नहीं आया? क्या इसको एल और जी समझ में आता है? ये कहाँ से आया है? गांव से। इसको एल और एल फॉर लेडीज और जी फॉर जेंट्स नहीं आता है। क्या अक्सर एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो इसी के वजह से देखो क्या होता है कि देखना, ये सब खास करके इस तरह का जगह में पूरा क्लियर लेडीज का फोटो बना हुआ रहता है, लेडीज है, जेंट्स है, ये पूरा ऐसे पूरा क्लियर पता चल जाता है। अब ये कभी धोखा खाएगा क्या? उसको नहीं भी लिखा हुआ है तो उसको समझ में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इसको पता चल जाएगा कि ये जेंट्स का है, ये लेडीज का है, इसमें जाएंगे तो मार खाएंगे, इसमें जाएंगे बढ़िया रहेगा। अरे यार, चमका है? तो क्या हमारे लाइफ के लिए रिप्रेजेंटेशन जरूरी है या नहीं है? है। हम मतलब ऐसे भी कुछ भी रिप्रेजेंटेशन रहता है ना, इजीली समझ में आ जाता है। कोई अगर अनपढ़ भी आदमी है तो भी पता चल जाता है कि हाँ ये लेडीज़ का है, ये जेंट्स का है, इसके लिए है, उसके लिए, मतलब क्लियर। नहीं, एक्सरे का रूम है तो ये है, तो वह एकदम। तो हमारे लिए इसका मतलब कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, ठीक। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए सही सिंबल भी होना चाहिए। अगर सही सिंबल नहीं यूज करेगा, सपोज अलग क्वेश्चन मार्क दे दिया, जेंट्स लेडीज, एक जगह फुल स्टॉप डाल दिया, एक जगह क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये और अकबका जाएगा। अब क्या करें, कहाँ हम जाएं? अकबकाएगा कि नहीं अकबकाएगा? गांव से आया है, पता नहीं चला, एक बना देता फोटो। सही रिप्रेजेंटेशन जरूरी है कि नहीं? बहुत जगह में अगर सही रिप्रेजेंटेशन, उसका मतलब नहीं निकलेगा ना, उसका अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि मान लो, सपोज दैट कि मान लो हम एक समझने के लिए देखो कि सपोज एक फैमिली है, देखो मान लो एक फैमिली है बोकारो में। अब बोकारो से सपोज मतलब काफ़ी उसको, एक फैमिली को, एक किसी फैमिली में किसी का तबीयत खराब हो गया और उसको मतलब कि बोकारो वाला हॉस्पिटल का जितना भी डॉक्टर्स है जवाब दे दिया कि यहाँ भी ये नहीं बचेगा, इसको फटाक से ले जाइए भेलोर। कहाँ ले जाइए? भेलोर ले जाइए या कलकत्ता लग जाइए, जो नज़दीक में बढ़िया जगह। मान लो कि कलकत्ता जाना है तो कहाँ से कहाँ जाना है? बोकारो से कलकत्ता। कलकत्ता में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मान लो BM बिरला हार्ट का है, ठीक है, और उसको एकदम फटाक से ले जाना है एकदम पूरा। अब ट्रेन तो है नहीं उतना ज़्यादा बोकारो स्टील सिटी से, उतना फैसिलिटी तो है नहीं कि किसी भी टाइम में 5-5 मिनट में ट्रेन आ रहा है कलकत्ता के लिए, बैठ जाओ साला पहुँच जाओ। तो ट्रेन बहुत ज़्यादा टाइम मतलब बहुत ज़्यादा उसका वेट करना पड़ेगा। तो वो एक फैमिली जो है पूरा कार से ले चलता है, ठीक है, उसमें उसका 2 बेटा, ठीक है, बीवी, और चल पड़ा। कहाँ जा रहा है? बोकारो से कलकत्ता। अब कलकत्ता जाएगा तो किससे जा रहा है? कार से। पैदल तो जाएगा नहीं, तो पता चलेगा कि 5 ही मिनट में स्वाहा हो गया, ठीक है। तो कार से चल दिया। तो कार, मान लो कि एक फैमिली है, कार ऐसे जा रहा है, कार ले लेते हैं, पूरा फुल फैमिली, पापा का इलाज करवाना है और बोकारो से कलकत्ता, ठीक। चकाचक रोड, फर्स्ट क्लास, मोदी सरकार, नहीं ऐसे, ठीक है। इससे पहले कांग्रेस था, रोड वगैरह कांग्रेस के टाइम में भी बहुत बना था, नहीं। अब ये फैमिली मान लो जा रहा है एकदम जगह, एक जगह एकदम पूरा साफ, ऐसा रोड लग रहा है कि साला एरोड्राम वाला रोड है, नहीं, पूरा एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं भी ढेला तक नहीं, एकदम शानदार गाड़ी एकदम चल रहा है 100-150 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, ताकि पापा को जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, उसको बचा दिया जाए। क्लियर? अब देखो, टाइम है गर्मी का दिन, ठीक है। ये ऐसा अटैक हुआ उनको किस टाइम में? गर्मी का दिन में। पूरा एकदम रोड सुनसान, रोड में एकदम एगो कुत्ता तक नहीं, ठीक है, चिड़िया नहीं है, आदमी तो दूर की बात, एकदम कोई कुछ नहीं, सन्नाटा है, लेकिन रोड बहुत चकाचक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास, एकदम लाइट मार रहा है। वो तो अलकतरा वाला काम होता है ना, तो ऐसे भी चमकता है रोड, ठीक है। तो ये पूरा बढ़िया। अब देखो ये जो फैमिली, ये कार जो ऐसे जा रहा है, अब मान लो पहुंच गया। अब देखो इसको जैसे इस जगह पर पहुंचता है, तो देखो इस जगह पर पहुंचने के बाद अब इसको प्रॉब्लम शुरू हो गया। अनजान रास्ता, कोई भी पब्लिक नहीं है बताने के लिए, कुत्ता तक नहीं है। अब यहाँ पर 3 रास्ता मिलता है, एक रास्ता तो इधर चला गया, एक रास्ता सीधे चला जाता है, एक रास्ता इधर चला जाता है।
जाना है बोकारो से कलकत्ता, मान लो बीच में कोई मोड़ आ गया, ठीक है, किसी जगह मोड़ आ गया, मान लो दुर्गापुर आ गया या कहीं आ गया, ठीक। अब ये जाए तो बेचारा किधर जाए, और पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर जल्दी से फटाक से नहीं पहुंचाया जाए तो किसी भी समय कोई कांड हो सकता है, नहीं कभी भी कुछ हो सकता है। अब बताओ कि ये फैमिली को प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या चीज़ का दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? रोड तो चकाचक है, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम क्या रोड बना है, एकदम एक नंबर का रोड। बोल इसको दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मान लो सही जगह में गलत जगह घुस गया और फिर स्पीड बढ़ा दिया तो पता नहीं चला कहाँ पहुँच जाएगा, कलकत्ता की जगह चला जाएगा रांची, दूसरे जगह पर किसी और जगह पर चला जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मेंशन करना चाहिए था कि नहीं? कुछ ना कुछ जरूरी था। तो इतना चकाचक रोड होने के बावजूद भी कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब यहाँ रिप्रेजेंटेशन कुछ चाहिए था, ऐसा चीज़ जो पता चल जाए। तो यहाँ का फैमिली अब यहाँ पहुँचने के बाद पूरा सरकार को माँ बहन कर देगा कि नहीं? कर देगा कि साला इतना खर्च किया था, इतना सब चकाचक किया था, तो कुछ लिखवा देता कि कलकत्ता किधर है, तो ये रांची किधर है, तो दुर्गापुर किधर, या कोई रास्ता बता देता तो पता चल जाता कि हाँ भैया इधर इधर अब जाना है, इधर का इधर जाना है, उधर का उधर जाना है, ठीक। तो पूरा तो हो जाएगा। वहाँ तो कोई अगल बगल तो कुछ है भी नहीं यार कि कोई बता, कुछ पूछने वाला कोई थोड़ी ना आदमी रखा है। कोई हवलदार होगा तो गर्मी में भाग जाएगा सूखने के लिए, घर में आराम करते हैं पंखा उंखा चला के, ठीक। तो यहाँ पर देखो, तब यहाँ पर देखना बीच बीच में ऐसे करके सीमेंटेड टाइप का ना ऐसे बनाया हुआ रहता है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कलकत्ता इतना किलोमीटर, दिल्ली इतना किलोमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो कलकत्ता मान लो 50 किलोमीटर लिखा हुआ, दिल्ली मान लो 60, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, या 660 किलोमीटर कुछ लिखा हुआ, ठीक। लेकिन फिर किधर जाना है कलकत्ता वो अगर नहीं दिया है तो अगेन गाली सुनेगा। चलो सब चीज करवाया, ठीक, डायरेक्शन सही से, मतलब डायरेक्शन दिया ही नहीं, अगेन प्रॉब्लम कि कलकत्ता तो किधर कलकत्ता, इधर कलकत्ता कि इधर कलकत्ता कि इधर कलकत्ता, दिल्ली तो किधर दिल्ली, इधर दिल्ली, इधर किधर दिल्ली, अरे है 660 किलोमीटर, गलत रास्ता में चला जाएगा तो पता नहीं चला कितना चला जाएगा, है। प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? फैमिली कभी भी अटैक हो सकता है, इसको बहुत खराब स्थिति में जा रहा है, प्रॉब्लम है या हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ। अब मान लो कोई सरकार था पहले, मतलब सही रिप्रेजेंटेशन भी नहीं लगा, कलकत्ता की जगह क्वेश्चन मार्क और दिल्ली की जगह फुल स्टॉप डाल दिया, अब तो भयंकर माँ बहन हो जाएगा उसका, नहीं पूरा जितना भी है एकदम गंजन कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, नहीं आया सही। क्या लगाता कि पता चल जाता है कि हाँ कलकत्ता उधर है, कौन सा सिंबल, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये वो, क्या लगाता, क्या लगाता, क्या लगाता, देखो दिल से निकला ना एरो, नहीं तो वेक्टर जो डायरेक्शन से रिलेटेड है उसमें एरो खोजता है। क्या खोजता है? एरो। वी शुड पुट एरो, एरो हमको पुट करना चाहिए। तो कलकत्ता लिख करके अगर हम जो भी कितना किलोमीटर है एरो हम ऐसे डाल देते हैं, इसके लिए ऐसे डाल देते हैं, इसके लिए ऐसे डाल देते हैं, सबके लिए सही सही एरो डाल देते हैं, तो क्या हमको कभी दिक्कत होता, कोई कष्ट होता? नहीं आया। इसका मतलब एरो विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल। एरो जो है ये बेस्ट है टू शो द डायरेक्शन। तो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या इन्वॉल्व हुआ था, एरो क्या इन्वॉल्व हुआ था, इसीलिए एरो वीज, एरो हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो फोर्स हम लिखने के बाद हम एरो लगा दिए, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट लिखने के बाद क्या, एरो, टॉर्क, सब में एरो लगा दिए। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर। अब इसका मैग्नीट्यूड पार्ट में फोर्स है, तो इसका जो ये है इसको हम लोग ऐसे भी मैग्नीट्यूड को सिंबल अभी ऐसे करते बताते भी हैं, तो इसको सिंपल ऐसे करेंगे या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। स्पीड हो जाता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बिना एरो का भी लिख सकता है, और वो बिना एरो का इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर होता है, उसके साथ डायरेक्शन अटैच नहीं होता है, ठीक। तो वाई वी आर प्रिफरिंग एरो वाला बात चमका है, और बोलो अब हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो होगा कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ये चीज समझने वाले, ठीक। यहाँ तक क्लियर है।
कोई दिक्कत वाली बात? वेक्टर का एरो क्यों आया, ये है रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए ज़रूरी था, बिना रिप्रेजेंटेशन का आए दिन जो है क्राइम होते रहता है। नहीं, अगर सही से रिप्रेजेंटेशन ना हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये वो। अब देखो हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम पढ़ें। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग पहले डायरेक्शन कैसे प्रीफर करते हैं, डायरेक्शन के लिए थोड़ा पहले बताते हैं कि जैसे सपोज दैट कि मान लो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, इधर ईस्ट दिखाना होगा तो इधर ईस्ट लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं वेस्ट, ऊपर क्या लिखते हैं नॉर्थ, इधर क्या लिखते हैं साउथ। क्लियर? ऐसे ही ना होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब देखो नॉर्थ ईस्ट अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब देखो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये वाला जो लाइन हम खींचे ये इसके साथ 45 डिग्री बनाता है और ये इसके साथ भी 40 बने, ये अंडरस्टूड है। अगर नॉर्थ ईस्ट होगा तो हमेशा बराबर बराबर एंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर साउथ ईस्ट होगा तो क्या, ये भी 45 और ये भी, अगर नॉर्थ वेस्ट होगा तो ये भी 45 ये भी 45, अगर हम वेस्ट साउथ होगा या साउथ वेस्ट होगा तो 45। ठीक है, 45 वाला बात में डायरेक्ट हम लोग नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे करके लिख देते हैं। बोल क्लियर है? लेकिन अगर कुछ और हमको दिखाना होगा, जैसे मान लो कि इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, अगर हमको दिखाना हो ऐसे, मतलब ये वाला अगर ये 30 डिग्री मान लो दिखाना हो ऐसे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 30 डिग्री किसके साथ, तो इसको हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट की ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले देखो ईस्ट है, ईस्ट के किधर, साउथ के, ये तो ईस्ट रेफरेंस हो गया, ईस्ट क्या हो गया रेफरेंस, इस रेफरेंस के इधर की नीचे नॉर्थ की तरफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नहीं आया, अरे बोलो क्या लिखेगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर अच्छा ये दोनों के बीच में कितना एंगल होता है टोटल 90, तो ये वाला क्या होगा 60, तो क्या लिखेगा, तो इसको ये भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, पहले तो नॉर्थ हमारा क्या हो गया रेफरेंस, नॉर्थ क्या हो गया, अब इस रेफरेंस के हिसाब से ईस्ट के तरफ की वेस्ट के तरफ, तो क्या लिखेगा, हाँ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ, नहीं आया, क्लियर, कुछ भी है दिखा देगा। मान लो एक ऐसे बना दिए ऐसे, ये मान लो 37 डिग्री, बोल क्या लिखेगा, इसको दो तरह से लिख सकता है, पहला 37 डिग्री पहले साउथ रेफरेंस है तो बोलो क्या लिखेगा 37 डिग्री साउथ रेफरेंस है तो ईस्ट ऑफ, हाँ वेरी गुड, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे बोल चमका है। या फिर ये मान लो 37 है तो ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री, बोल क्या लिखेगा 53 डिग्री, रेफरेंस क्या है यहाँ, रेफरेंस ईस्ट है तो ईस्ट के किसके तरफ, साउथ के तरफ, तो बोलो क्या लिखेगा साउथ ऑफ, बोल चमका है। अच्छा इसी में मान लो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिखा दिए, अपवर्ड डाउनवर्ड दिखाना होगा तो कैसे दिखाएगा, तो अपवर्ड करेगा ऊपर, तो साला ये तो नॉर्थ हो गया, नहीं आया। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड भी तो चीज होता है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड होता हो, नॉर्थ ईस्ट वगैरह भी दिखाना चाहते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड भी दिखाना चाहते हैं, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इसके लिए 3D, इसी को थोड़ा सा रोटेट करके दिखाएंगे। 3D में देखो कैसे लेंगे कि जैसे मान लो ये ऐसे टाइप का है, थोड़ा सा ये ना इसको ऐसे कर देंगे, मतलब कि देखो थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे ऐसे। अब ये हमारा, अब ये हो गया डाउन, ठीक है, तो ये मान लो कि ईस्ट के तरफ चला गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है आदमी, वो हर डायरेक्शन बता सकता है कि नहीं, बोलेगा ईस्ट बताओ, हाथ अपना ये किधर कर देगा, इधर, नहीं समझा, बोलेगा वेस्ट बताओ, हाथ किधर कर देगा, इधर, बोलेगा नॉर्थ बताओ, हाथ इधर कर देगा, बोलेगा साउथ बताओ। अरे यार रोड पे जो आदमी होता है, जो ट्रैफिक पुलिस, वो ऐसे ही ना होता है, तो ट्रैफिक पुलिस जो है अपना वो डायरेक्शन बताता है ना, इधर उधर चौराहा पर, ठीक है, क्या ये अपवर्ड भी बता सकता है, मान लो कोई आसमान दिखाना चाहता हो तो किधर दिखाएगा,
ऊपर तो आसमान दिखाना चाहता हो तो ऊपर ऐसे करके दिखा देगा, नीचे कोई चीज़ दिखाना चाहता हो सब चीज़ दिखा सकता है। तो देखो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा अप, ये क्या हो जाएगा डाउन। तो ये चारों दिशा पता हो गया कि नहीं। लेकिन ये अगर ऐसा सिस्टम लेते हैं तो इसमें अप दिखा सकता था क्या, पता चलता चलो नॉर्थ की तरफ चला गया। नॉर्थ अलग होता है और अपवर्ड अलग होता है। नहीं, ऐसे हम खड़ा हो गए रोड पे तो मान लो कि नॉर्थ भी है या उधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, पीछे में साउथ है और इधर क्या है अपवर्ड ऊपर है, डाउनवर्ड क्या है। तो जहाँ 3D अगर समझाना होगा तो हम लोग फिगर को ना थोड़ा टेढ़ा बना देंगे, मतलब इस टाइप का बना देंगे ऐसे। देखो ऐसे, अब इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साउथ, अब इधर क्या हो जाएगा अप, इधर क्या हो जाएगा डाउन। हम हर चीज दिखा सकते हैं। बोल क्लियर? अरे यार, तो ईस्ट को हम लोग जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, इसको वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, आगे जाके इसको जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, तो सब चीज दिखा सकते हैं। अब देखो कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट स्केलर के वेक्टर। अब मान लो कि हम सपोज ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक आदमी 100 किलोमीटर, नहीं एक आदमी कितना गया 100 किलोमीटर और 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया। बात समझो, एक आदमी कैसे गया 100 किलोमीटर और गया 37 डिग्री ईस्ट ऑफ व्हाट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया। क्लियर? तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो वेक्टर है ना, देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो है, सुनो 10 किलोमीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हम लोग देखो क्या करेंगे कि पहले हम इसको एक्स एक्सिस ले लेंगे और इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक, एक्स की तरफ हम ईस्ट माने हैं और इधर क्या हो गया नॉर्थ। क्लियर है? ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया। अब कितना 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर, तो ये जो हम लोग वेक्टर लिखते हैं ना, तो एस को हम ऐसे लिखेंगे, एस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट कितना है 100 किलोमीटर और डायरेक्शन पार्ट क्या है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये हम वेक्टर हम लोग देखो ऐसे करेंगे, देखो ये ऐसे, ठीक है, ये 100 किलोमीटर इसका लेंथ हो गया। अब ये जो हम लोग वेक्टर यूज करते हैं ना, इसको बोला जाता है टेल, क्या बोलते हैं, और इसको बोला जाता है हेड। तो इस वेक्टर में हेड भी है और इस वेक्टर में टेल भी है। ठीक है, और चूंकि कितना एंगल बना रहा है तो ये लिख देंगे क्या, तो देखो इसका क्या हो गया 100 किलोमीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बलजम का है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखेंगे एस वेक्टर इक्वल टू 100 किलोमीटर और ब्रैकेट में लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे नहीं आया, अरे बोलो। ये वेक्टर का क्या है, ये वाला एरो का ये हेड टेल है और ये क्या हेड, तो हेड टेल से हेड की तरफ वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिक मतलब स्पेशली अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो या तो 100 किलोमीटर बोलेंगे, या फिर अगर एस वेक्टर का अगर मॉड दे दिए ना 100 किलोमीटर, तो ये भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, मैग्नीट्यूड बोलो, लेंथ बोलो, इंटेंसिटी बोलो, साइज बोलो, ऑल आर पर्यायवाची शब्द। क्या क्या? लेंथ, देखो अगर किसी का मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड, लेंथ, साइज या इंटेंसिटी, बहुत सारा चीज हम मैग्नीट्यूड के लिए यूज करते हैं। ऑल आर पर्यायवाची शब्द, सब एक ही मतलब निकलता है। तो इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ बोले तो क्या बताएगा साइज, लेंथ बोले तो क्या बताएगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 100 किलोमीटर ये हो गया और 37 डिग्री हो गया। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये ओनली रिप्रेजेंटेशन है। अगर रियली में देखा जाए तो 100 किलोमीटर इतना ही बड़ा होता है क्या, एक बित्ता 4 उंगली और 4 उंगली, इतना ही होता है। अरे यार, क्या 100 किलोमीटर एक बित्ता 8 उंगली, ये तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए, समझा। रिप्रेजेंट हम कोई भी साइज के लिए ले सकते हैं। अगर हमको अब 100 किलोमीटर के लिए असाइन कर लिए एक बित्ता 8 उंगली, तो अगर हमको 50 किलोमीटर करना होगा तो क्या करेगा, आधा बित्ता 4 उंगली। अरे यार, उसी का हाफ करना होगा, नहीं तो बिल्कुल, और डायरेक्शन अगर वही है तो वही डायरेक्शन है तो इसका आधा लेंथ ले लेंगे, बिल्कुल जितना यहाँ नापे ना
जो भी ये टेप से नाप लो, जितना साइज है उसी साइज का आधा कर दो, तो हमारा क्या चीज़ का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, 50 किलोमीटर का। और जो भी एंगल वो एंगल लिख दो। अरे यार क्लियर। अगर 25 किलोमीटर करना होगा तो उसी का 1/4 पार्ट। अगर 200 किलोमीटर करना होगा तो जो हम लोग असाइन किए, जो साइज हम असाइन किए उसी का डबल कर देंगे। नहीं चमका, ठीक है। तो जो भी वेक्टर है, जो भी लेंथ है, उसी के प्रोपोर्शनल में हमको उसका ये लेना होगा, तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है इसको ऐसे करते हैं। बोल क्लियर। तो डायरेक्शन समझ में आ गया, और उसका मैग्नीट्यूड स्पेशली रिप्रेजेंट कराना हो, बताना हो पब्लिक को कि मैग्नीट्यूड इतना है, तो बस उस वेक्टर का ये लिख के ना 100 किलोमीटर कर देगा। बोल चमका। अब जैसे मान लो कि एक आदमी जो है, वही वीआईपी वाला जो है, वो ऐसे फोर्स लगाया, कितना लगाया था, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन की जगह मान लो ये 100 न्यूटन लगाया होता, ठीक, और एंगल बनाया मान लो 37 डिग्री। बोल क्लियर। 5 न्यूटन की जगह कितना। तो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यही चीज यूज किए ना, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी ओनली रिप्लेस्ड बाय फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर में हम लोग देखो क्या करेंगे कि बिल्कुल वैसा ही होगा, इधर x होगा, इधर y होगा, और हम लोग क्या करेंगे, f वेक्टर के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 100 किलोमीटर विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली व्हाट, 100 न्यूटन, और एंगल विल बी कितना, 37 डिग्री। तो हम लिखेंगे f वेक्टर इक्वल टू व्हाट, 100 न्यूटन, और हाउ मच एंगल, 37 डिग्री। कितना एंगल, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बोल चमका है। तो जैसे हम फोर्स के लिए लिखे, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वैसे ही है, फोर्स के लिए भी वैसा ही है। अगर वेलोसिटी, मान लो कोई बर्ड जो है 100 किलोमीटर पर आवर से उड़ रही है, कितना एंगल से, 37। तो बर्ड के वेलोसिटी अगर शो करना होगा, मान लो यहाँ पर कोई बर्ड जो है ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, कितना स्पीड, रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर, एंगल कितना, वही। तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी 100 किलोमीटर पर आवर, और कितना, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर भी वेक्टर का मॉड लिख दिए तो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, हाँ, 100 किलोमीटर पर आवर। ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा कि उसका जो स्पीड पार्ट है वो इतना है। वो चमका है। तो कोई भी वेक्टर के लिए हम लोग ऐसा ही यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो वेक्टर पढ़ेंगे ना, तो वेक्टर के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं कि सुनो, ऐसे वेक्टर का कितना एग्जाम्पल था, स्केलर का बहुत सारा था, वेक्टर का भी बहुत सारा था। तो स्केलर और ये वेक्टर, तो फोर्स था, और क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और क्या था, टॉर्क, और क्या था, वेलोसिटी एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारा था। फोर्स वेक्टर के लिए एफ वेक्टर यूज किए थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, एस वेक्टर, टॉर्क के लिए टाउ वेक्टर, और वेलोसिटी के लिए ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी था। अब ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के जगह पर हम कोई पर्टिकुलर वेक्टर नहीं बोलेंगे, हम इसी के जगह पर ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर और डी लेटर, ऐसा लेटर यूज करेंगे, ठीक। तो ए के ऊपर एरो दे देंगे, बी के ऊपर ऐसे दे देंगे, सी के ऊपर ऐसे, ऐसे करके देंगे। अब ये एबीसीडी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये किसके जगह पर है, ये इसी के जगह पर हम अब ये लिखा करेंगे। नहीं समझा, अरे यार नहीं चमका। मतलब ए कैन बी फोर्स वेक्टर, ए कैन बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए कैन बी टॉर्क, ए वेक्टर कैन बी एनीथिंग विच आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, वेक्टर्स। B can be anything which can be example of vector, not scalar. Clear? नहीं आया। तो A B C D E F G H that letters will be used instead of एक particular vector, उसी की जगह ये लिखेंगे। और सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितना भी टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है, डॉट प्रोडक्ट, सब इसी लेटर्स के ऊपर यूज करेंगे। और जब सीख जाएंगे इसके ऊपर तो बोलेंगे कि फोर्स को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही कर सकते हैं, मोमेंटम, टॉर्क हो, जितना भी वेक्टर्स क्वांटिटी का एग्जांपल हो, ऑल विल बी ऑपरेटेड लाइक दिस। बोल चमका है। लेकिन सीखेंगे ए बी सी डी के ऊपर, सारा बोलेंगे किसके ऊपर, बोल चमका यहाँ तक। अरे यार थोड़ा थोड़ा फील आया है, नहीं आया वेक्टर्स का, ठीक है। पूरा कंप्लीट एकदम पानी मक्खन का जैसा समझ में आएगा टोटल, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस वाइज हम पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, और पूरा टॉप लेवल तक, लास्ट क्लास 5वां क्लास होगा तो पूरा 100% सारा समझ में आ जाएगा, ठीक। टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर, मतलब बहुत सारा टर्म्स अभी इन्वॉल्व होगा जो आगे जाके पढ़ेंगे, वो टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होगा, तो सबसे पहले मान लो पहला पैरेलल वेक्टर। क्या टर्म होगा, पैरेलल वेक्टर। क्या होता है समझ में आया, पैरेलल, नाम ही कह रहा है कैसा, पैरेलल। इसका मतलब
क्या इंडिकेट करना चाहिए? सेम डायरेक्शन। तो अगर दो वेक्टर को पैरेलल कब होगा? जैसे मान लो दो भी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, बोल क्लियर? अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? अगर मैग्नीट्यूड का बात होता है, क्यों क्यों क्यों? हाँ, इसका लेंथ ज्यादा बड़ा है किसके रेस्पेक्ट में? जिसका लेंथ ज्यादा होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जिसका लेंथ कम होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो पैरेलल का मतलब क्या? इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन इंडिकेट करता हो तो कैसा वेक्टर? तो टू वेक्टर्स विल बी सेड टू बी पैरेलल इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहिए, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो लिखते जाओ फटाफट, या पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद हम अपने भाषाओं में लिख लेना। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है, जिस तरफ ए इंडिकेट कर रहा है उसी तरफ बी भी इंडिकेट करना चाहिए। अगर ए इंडिकेट मान लो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कर रहा है तो बी भी किधर इंडिकेट करना चाहिए? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बोल क्लियर है? जैसे बहुत सारा देखना कि एरो जो मान लो कि रास्ते में जा रहा है तो कलकत्ता दिल्ली, तो बोर्ड मिलता है कि नहीं? तो उसमें मतलब कि एरो ऊपर नीचे रहता है कि एक ही के लाइने में रहता है? ये एग्जैक्ट बताता है, उधर के तरफ बताता है। ऐसा नहीं कि मान लो कलकत्ता इधर है तो इसी के ठीक नोकिए पे कलकत्ता होगा, ऐसा रहता है क्या? उस तरफ होगा। एक मोटा मोटी बता रहा है कि उसी तरफ क्या होगा? कलकत्ता होगा। क्लियर? नहीं समझा? तो पैरेलल वेक्टर क्या है? दो वेक्टर्स विल बी सेड टू बी पैरेलल इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन। उसके बाद देखो छोटा छोटा टर्म है, समझ में आ जाएगा। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर बताओ क्या? टू वेक्टर्स विल बी सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे इंडिकेट ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या इंडिकेट होना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये ए और बी क्या है? उसी एग्जांपल जो लिस्ट हम लोग पढ़े ना वेक्टर्स का, बहुत सारे एग्जांपल, उसी के अमोंग में ए है और बी है। उसी के ए कैन बी फोर्स, ए कैन बी मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है। ए कैन बी वेलोसिटी, ए कैन बी डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो एंटी पैरेलल नाम ही कह रहा है एंटी पैरेलल इफ दे इंडिकेट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा? ए का या बी का? ए का। क्यों? इसका लेंथ बड़ा है और इसका लेंथ छोटा है। बोल चमका है? तो एंटी पैरेलल। उसके बाद तीसरा आएगा टर्म इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर देखो नाम कर रहा है इक्वल, इक्वलिटी सब चीज में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर, तो दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? देखो ए बी, दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और पैरेलल हो। चार बात होना चाहिए इसके लिए। क्या क्या? सुनो, ए वेक्टर अगर हम इक्वल टू बी वेक्टर लेते हैं तो पहला मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पहला बात ये। दूसरा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ए वेक्टर बोलो पैरेलल टू बी वेक्टर। हम लोग ये पैरेलल था ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे। एंटी पैरेलल में क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी, ऐसे। ठीक, एंटी पैरेलल के लिए ये यूज करेंगे और पैरेलल के लिए। उसके बाद तीसरा बोलो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा तो हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या पढ़ा था कि हम लोग प्लस माइनस बराबर लेस देन ग्रेटर देन, ये सब कब लिख सकते हैं? अगर दोनों तरफ क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा तभी तो अलाउड है लिखना। अरे यार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़े थे उसमें बराबर कब लिखना अलाउड होता है? जब दोनों तरफ क्या है। तो अगर जो फिजिकल क्वांटिटी ए है वही बी होना चाहिए। मतलब दोनों का मतलब ए अगर डिस्प्लेसमेंट है तो बी भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ए अगर फोर्स है तो बी भी फोर्स होना चाहिए। जो फिजिकल क्वांटिटी ए है वही ये है। डायमेंशन नहीं, डायमेंशन का बात किया जाए तो टॉर्क का डायमेंशन और वर्क का है ना डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम होता है बट दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इवन वर्क तो स्केलर है और टॉर्क क्या है? वेक्टर है।
तो ये तो अपने आप में भी बराबर नहीं है। तो कहने मतलब डायमेंशनली सेम कोई जरूरी नहीं है, डायमेंशनली वाला नेसेसरी कंडीशन क्या है कि क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। मतलब ए अगर फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी भी, जैसे अभी थोड़ा देर पहले किए कि देखो अगर एक आदमी डिस्प्लेसमेंट जो है 100 किलोमीटर हुआ और किसके साथ कितना एंगल बनाया, तो हम एस वेक्टर को क्या लिखें, 100 किलोमीटर और कितना एंगल 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे यार ऐसे लिखे ना। फोर्स के लिए भी क्या लिखे थे, तो फोर्स के लिए एफ वेक्टर इसका भी 100 न्यूटन हो जाता है, किलोमीटर विल बी ओनली रिप्लेस्ड बाय व्हाट न्यूटन, और इसका भी एंगल वो उधर था ना 30, इसको भी तो इसी ढंग से रिप्रेजेंट करेगा ना, तो इसके लिए ABCD यूज करेगा इसको भी। तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गया? अरे यार ये दोनों इक्वल वेक्टर, क्या मैग्नीट्यूड सेम है? यस, इसका भी 100 यूनिट है तो इसका भी 100 यूनिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है। क्या डायरेक्शन दोनों का सेम है? यस, दोनों का सेम डायरेक्शन होने के बावजूद भी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। व्हाई? बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये डिफरेंट फिजिकल है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक फोर्स वेक्टर है, दोनों कैसे बराबर हो गए यार? तो ये दोनों बोलना गलत था कि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए तभी इक्वल वेक्टर होगा। नहीं आया? और बोलो तो क्या क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल वेक्टर? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। बोल क्लियर है? पैरेलल वेक्टर क्लियर, एंटी पैरेलल क्लियर, इक्वल वेक्टर क्लियर। चौथा नंबर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर देखो नाम ही कह रहा है कि जैसे एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर ये होना चाहिए, तो ए वेक्टर बी वेक्टर। देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव में बराबर में देखा डिफरेंस है ना, ए बराबर बी लिखा, वहां क्या लिखा, ए ऑफ माइनस बी। अब देखो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो पहला इसमें भी मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी होना चाहिए। अरे यार दूसरा बोलो, हाँ ए का डायरेक्शन ठीक एंटी पैरेलल टू क्या होना चाहिए, बी। और तीसरा चूंकि हम इक्वल यूज कर रहे हैं तो शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट, तो शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दोनों का सेम होना चाहिए, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव वेक्टर। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव वेक्टर? सेम मैग्नीट्यूड, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर मान लो हम आगे जाके हम लोग ना ऐसे अगर बोलते हैं तो क्या हम लोग इसका, अगर दो फोर्स है, दोनों फोर्स हम ऐसे लिखें F1 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर, इसका मतलब क्या? पहला बात, जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा उसी का ठीक F2 का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, बट डायरेक्शन जहां तक बात है ऑपोजिट होगा। बोल क्लियर चमका है? और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये माइनस इधर आ जाएगा तो हम लोग इसको आगे जाके ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जब नेट फोर्स जीरो होता है ना तो कहलाता है इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है? तो इक्विलिब्रियम में अगर दो फोर्स का रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम अगर जीरो है तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसा होना चाहिए। तो नेगेटिव वेक्टर क्लियर है? अरे बोलो। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल का मतलब क्या होता है? को मतलब क्या, नाम ही कह रहा है, को मतलब सेम, इनिशियल का मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। दो वेक्टर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो क्या कहलाएगा? दो वेक्टर का क्या सेम होगा? दो वेक्टर का क्या सेम होगा तो क्या कहलाएगा? तो अगर मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ए और बी क्या हो सकता है? ये उसी का एग्जाम्पल हो सकता है। ए कैन बी, जो वेक्टर्स का बहुत सारा लिस्ट आया ना, उसी का ए और बी क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो दोनों का देखो, दोनों का हेड तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का, अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है क्या? दोनों डायरेक्शन सेम इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डिफरेंट डायरेक्शन, बट दोनों में कॉमन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो दे शुड बी रिप्रेजेंट सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो को इनिशियल क्या कहलाएगा? इफ दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, उसके बाद 7 को इनिशियल हो गया, को टर्मिनस। को टर्मिनस क्या होगा बताओ? तो टर्मिनस का मतलब एंडिंग होता है,
दो वेक्टर का एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो एंडिंग पॉइंट देख रहा है, अगर एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? को टर्मिनस। बोल चमका है? तो को टर्मिनस क्या क्या हो गया? 8, अच्छा 6 होगा। चलो तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेम एंडिंग पॉइंट, सेम एंडिंग पॉइंट, तो क्या कहलाएगा? सेम एंडिंग पॉइंट तो को टर्मिनस। 8वां या 7वां हो जाएगा ना। अच्छा, को प्लेनर, नाम ही कह रहा है को प्लेनर मीन्स व्हाट? एक ही प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में। जैसे मान लो दो वेक्टर, प्लेन देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये देखा, इस टाइप से कोई ले लेते हैं, लैपटॉप देखा है ना, तो लैपटॉप में प्लेन बना हुआ रहता है ना, ऐसे पल्ला उसका खोलते हैं तो स्क्रीन है, ये क्या होता है? कीबोर्ड, कीपैड, और ये है स्क्रीन। तो मान लो दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री बना दिए। क्लियर? अब इसको हम क्या ले लें? इसको सपोज x ले लें, ये क्या ले लें? y, और इधर क्या हो जाएगा? z। तो ये एक प्लेन ये बन गया। ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? xy प्लेन। ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? xz प्लेन। तो ये xz प्लेन है और एक xy प्लेन है। अगर दो वेक्टर हम एक ही प्लेन में बनाते हैं, या बहुत सारा वेक्टर एक ही प्लेन में बनता है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये बन गया और एक वेक्टर ये बन गया, या एक वेक्टर ये बन गया। अब ये सब किस प्लेन में बना? तो xy प्लेन। तो अगर ये एक ही प्लेन में बना तो ये सब को प्लेनर वेक्टर कहलाएगा। जैसे a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर। a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर इज व्हाट? आर को प्लेनर। क्या हो गया? को प्लेनर का मतलब दे लाई इन द सेम प्लेन। सिंगल प्लेन होना चाहिए, तो सेम प्लेन होना चाहिए। क्या बात आना चाहिए? सेम प्लेन। तो को प्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन। ठीक है? अब सुनो, जैसे जब इक्वल वेक्टर हुआ तो इक्वल वेक्टर में दोनों वेक्टर एक ही जगह लिखा हुआ है कि अलग अलग जगह? अलग अलग जगह। तो ये वेक्टर को ना ऐसे उठा के अब इसको कहीं भी स्पेस में मूव करवाएगा ना, बट इसी के पैरेलल में मूव करवाएगा और उसी डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन पुराना वाला था वही डायरेक्शन को मेंटेन रखेगा, बट स्पेस में कहीं भी तुम ले जा सकता है। तो उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन, तो उसका वो ऐसा कर सकता है। दैट इज अलाउड। मतलब ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड कहीं भी, यहाँ से कहीं भी शिफ्ट कर, बोकारो से बाबा धाम भी शिफ्ट करा लो, बोकारो से दिल्ली शिफ्ट करा लो, बोकारो से कहीं भी करा लो, या इस कॉपी से उस कॉपी, या इस जगह से उस जगह। क्या उसका क्या नहीं चेंज होना चाहिए? क्या नहीं चेंज होना चाहिए? ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन, तो वो अनचेंज रहता है। तो लिखो ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन इट्स स्पेस। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, a vector can be shifted anywhere in its space, या in the space कर लो, in the space without changing its magnitude as well as direction। without changing its magnitude as well as its direction। नहीं, मतलब ना ही उसका इंक्लिनेशन चेंज होना चाहिए और ना ही उसका, मतलब ये अपना इसके पैरेलल में कहीं भी ले जा सकता है। ए वेक्टर है ना, ए और बी है, तो ए बी के हमेशा कहीं भी ले जाएगा ना। तो अगर बी को यहीं रख दो और ए को कहीं भी ले जाओ, यहाँ यहाँ वहाँ, तो बिल्कुल उसी के पैरेलल में रहना चाहिए और उतना ही लेंथ का बना रहना चाहिए। तो ये अलाउड है। ये कोप्लेनर, देखो दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में आ ही जाता है। कोई भी दो वेक्टर होगा ना, तीसरा वेक्टर जो है कोप्लेनर का, देखो और मतलब समझाते हैं। देखो 3 पेन है क्या, इससे भी क्लियर हो जाएगा। देखो ये दिख रहा है ना, अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो देखो यहाँ पर दिख रहा ऐसे है ना, ये वाला, ठीक, ये एक ही प्लेन में है, लेकिन ये हम प्लेन चेंज कर दिए। देखो ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में दिख रहा है। तीसरा ये भी प्लेन सेम है क्या, तो ये कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। देखो अलग अलग प्लेन है, लेकिन ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम प्लेन में है। अगर मान लो एक वेक्टर और ऐसे बना दे तो बोल चमका है, ये सिंगल प्लेन में आ गया, या ऐसे बना दिए, ये सिंगल प्लेन में हो गया। तो दो वेक्टर एक ही प्लेन में होना चाहिए, या दो से ज्यादा एक ही प्लेन में होगा, तब ये कोप्लेनर कहलाएगा। तो अभी ये कोप्लेनर है, बट अभी ये कोप्लेनर एक ही प्लेन में होना चाहिए। अरे यार
तुम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सिंगल प्लेन, तो एक ही प्लेन में बनता था, ठीक है। अच्छा, ये एक ही प्लेन में है, देखो तो ये एक ही प्लेन में नहीं है, ऑल आर इन द डिफरेंट प्लेन। तो अगर सिंगल प्लेन में आएगा तो ही कोप्लेनर कहलाएगा। तो कोप्लेनर मतलब दैट शुड बी इन द सिंगल प्लेन, ठीक। तो कोप्लेनर हो गया, और क्या क्या टर्म बच रहा है, ठीक है, क्या क्या पढ़े, को इनिशियल हो गया, को टर्मिनस हो गया, और क्या बचा है, कोप्लेनर। एक टर्म आएगा कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। देखो नाम ही कह रहा है, को मतलब क्या, सिंगल, लीनियर मतलब एक ही लाइन। अगर दो वेक्टर क्या हो, सिंगल लाइन में होगा, कैसा, अगर सिंगल लाइन में होगा तो क्या कहलाएगा, को इनिशियल, क्या कहलाएगा, सॉरी कोलिनियर। जैसे एक लाइन खींच दो ऐसे, इसी लाइन पर अगर सारा वेक्टर एग्जिस्ट करता है, मान लो ये ऐसे एक ही लाइन है, मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, और एक और वेक्टर ले लेते हैं सी वेक्टर, तो देखो सब एक ही लाइन में है या नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। नहीं आया, और बोलो। लेकिन अगर लाइन चेंज कर दो, ये डी यहाँ बना दिया, हालांकि ये इक्वल वेक्टर है, मान लो ए और डी इक्वल है, बट दोनों अलग अलग लाइन पर है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का मान लो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बट दोनों अलग अलग जगह पर, एक लाइन में नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा, नॉन कोलिनियर कहलाएगा, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब क्या, सिंगल लाइन में होना चाहिए। अब इसका यूज देखो क्या होता है, जैसे कोलिनियर फोर्सेस का टॉर्क हमेशा 0 होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बात है, हम बता देते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब इस पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट पे ना हम ऐसे फोर्स लगा दिए, ऐसे, ये फोर्स कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो अगर नॉन कोलिनियर फोर्स ऐसे लगाएगा ना, तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे लगाओ, देखना ये रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, इसमें टॉर्क जनरेट हो जाएगा, आगे जाके टर्निंग इफेक्ट हो जाएगा, ये घूमेगा कि नहीं। अरे यार, नॉन कोलिनियर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओ तो ये क्या होगा, घूम जाएगा। लेकिन अगर यही वाला फोर्स ना ऐसे, ये टेबल है और ऐसे लगाते, एक ही लाइन पे लगाते, बोलो ये घूमता, नहीं घूमता। कभी भी कोलिनियर फोर्स बॉडी को घुमा नहीं सकता है, कभी भी कैसा फोर्स घुमाएगा, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर फोर्स कैन नॉट रोटेट द बॉडी, कैन नॉट जनरेट टॉर्क, हमेशा वो नॉन कोलिनियर होगा। तो रोटेशन में काम आता है, बट कोलिनियर वेक्टर होता है, ये चीज आना चाहिए। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब व्हाट, लाई ऑन द। तो हम लोग कौन कौन सा वेक्टर पढ़े, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, नो। पैरेलल वेक्टर इफ दे इंडिकेट, और बोलो पैरेलल वेक्टर इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल वेक्टर if they indicate opposite direction. What is anti-parallel? If they indicate opposite direction. उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इक्वल वेक्टर, क्या, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन एंड मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। नेगेटिव वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, नेगेटिव वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड opposite direction and must be representing same physical quantity. को इनिशियल वेक्टर, हाँ सेम स्टार्टिंग पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर सेम स्टार्टिंग पॉइंट। को टर्मिनस सेम एंडिंग पॉइंट, को टर्मिनस मतलब सेम एंडिंग पॉइंट। को प्लेनर वेक्टर सेम स्टार्टिंग पॉइंट, को प्लेनर मतलब सेम लाइन द, सॉरी हाँ, को प्लेनर वेक्टर मतलब सेम प्लेन में होना चाहिए, क्लियर। कोलिनियर वेक्टर इफ दे लाई इन द सिंगल लाइन। जैसे हम मान लो कि एक पैरालेग्राम बना देते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है इसे पैरालेग्राम है, क्या है ये, ए बी सी डी से पहले। पैरालेग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। इसमें बहुत सारा वेक्टर बना दिए ऐसे, देखो बहुत सारा वेक्टर बना दिए। अब देखो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी वेक्टर कह सकते हैं, देखो तो। अरे यार, इसमें बहुत सारा चीज है। ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सी डी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेलग्राम। तो लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। बताओ तो इसमें कौन कौन सा इक्वल वेक्टर है, ये तो नेगेटिव वेक्टर हो गया,
इक्वल वेक्टर कौन कौन सा होगा बताओ? हाँ, BC वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? AD वेक्टर। वाई? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। बोली समझा? अच्छा, AB वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू व्हाट? CD वेक्टर। लिख सकता है। और क्या क्या है इसके अंदर इंफॉर्मेशन? BC वेक्टर इज पैरेलल टू AD वेक्टर। नहीं आया? ठीक है, बताओ तो कौन कौन सा वेक्टर को टर्मिनस है? को टर्मिनस। को टर्मिनस का मतलब क्या होता है? को टर्मिनस, को टर्मिनस का मतलब एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कौन कौन सा एंडिंग पॉइंट्स हैं? D पे है तो AD और क्या? CD सेम एंडिंग पॉइंट, ये को टर्मिनस हो जाएगा। बताओ को इनिशियल, को इनिशियल बताएगा सब कोई? को इनिशियल, हाँ, AB और AD, AB और, तो AB और AD क्यों? सेम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? A। विच पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट? A। इसका ये हेड का टेल कहलाता है, तो टेल वाला पार्ट कोइंसाइड करना चाहिए। तो सेम को इनिशियल हो गया। को टर्मिनस, टर्मिनस कहाँ पर है? D पे। एंडिंग पॉइंट कहाँ पर? सेम है, D। अच्छा, कौन सा कोलिनियर है? विच वेक्टर्स आर कोलिनियर? इसमें कोई भी वेक्टर जो है वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन में है। क्या सिंगल लाइन में नहीं है? को टर्मिनस है। अच्छा, को प्लेनर है? यस, क्योंकि पैराग्राम बनाए तो एक ही प्लेन में बन जाता है। पैराग्राम इज ए एग्जांपल ऑफ सिंगल प्लेन वाला। तो ऑल आर व्हाट? ऑल आर कोप्लेनर। बोल चमका, ऑल आर व्हाट? कोप्लेनर, सब कोप्लेनर। ठीक है, तो कोप्लेनर तो हम लोग इसमें नेगेटिव वेक्टर भी सीख गए, इक्वल वेक्टर भी सीख गए, पैरेलल वेक्टर भी सीख गए, एंटी पैरेलल भी सीख गए, को टर्मिनस भी सीख गए, को इनिशियल भी सीख गए। कोलिनियर इसमें कोई भी नहीं है, नॉट कोलिनियर कोई भी नहीं, नो नन कोलिनियर, कोई भी कोलिनियर इसमें नहीं है। उसके बाद और सीखे क्या? बोल चमका है। अब एक टर्म और बचता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है। देखो एक और टर्म बचता है, यूनिट वेक्टर। नाम ही कह रहा है यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड क्या? 1। ठीक है, तो जैसे मान लो, इसको समझने के लिए मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, जिसका लेंथ मान लो 10 मीटर है। ए वेक्टर का लेंथ कितना है? तो मॉड ऑफ ए मतलब क्या? 10 मीटर कर सकता है क्या? मॉड ऑफ ए का मतलब, तो 10 मीटर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा? तो ये ए का लेंथ 10 मीटर है, मतलब ऐसा ऐसा अगर 1-1 मीटर लेंगे तो क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ है। अब ये वाला इसका जो इसका जो एक पार्ट होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी को यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ए कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए कैप। ए कैप मीन्स व्हाट? यूनिट वेक्टर। तो अगर हम देखा जाए तो ए वेक्टर में ऐसा 1, 2, 3, 4 किए गो ऐसा आइटम है, 10 ठो। तो हम लोग क्या लगाएंगे? तो ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप। नहीं आया? अरे बोलो कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। तो यहाँ 10 टाइम्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इक्वल टू 10। नहीं समझा? अब 10 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। तो इन जनरल हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इन जनरल ए वेक्टर इक्वल टू 10 के जगह क्या लिखेंगे? तो कैन वी राइट मॉड ऑफ ए। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड ऑफ ए? मैग्नीट्यूड किसका? इनटू ए कैप। ठीक, तो ए कैप बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट? तो ऐसा ही ना तुम लोग पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। नहीं समझा? यूनिट वेक्टर इज व्हाट? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, जो डायमेंशनल फार्मूला ऊपर में, क्या उसका भी वही नीचे में भी? तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है? पर्पस, तो पर्पस है ये किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो कर देता है। नहीं, अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना हो तो इसका मेन पर्पस है टू शो द डायरेक्शन। मतलब ये वेक्टर किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसका यूनिट वेक्टर जो है बता देगा कि क्या उसका डायरेक्शन होगा।
व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर? तो टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स। तो पर्पस है टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। किसी भी गिवन वेक्टर का डायरेक्शन शो करना हो तो हम लोग यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं। अरे यार नहीं समझा। किसी भी वेक्टर का क्या शो करना हो? डायरेक्शन। तो वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है? तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। क्या होगा? डायमेंशनलेस। और बताओ दूसरा यूनिटलेस। अरे यार मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ, मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। वेरी गुड, 1 यूनिट। और पर्पस क्या होगा? पर्पस होगा टू शो द डायरेक्शन। तो यहां पर होगा टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन शो करना हो तो बताते हैं। अब देखो इसको हम लोग समझें कैसे। ऐसे देखा जाए तो नॉर्मली में हम लोग जो यूज करेंगे ना, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, तो एक्स वाई जेड हम लोग बहुत ज़्यादा भरपूर यूज करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सबके लिए यूनिट वेक्टर बनाया गया है। जैसे मान लो कि चलो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। अगर एक्स की तरफ कभी भी डायरेक्शन शो करना हो तो इसके लिए हम लोग प्लस आई कैप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्लस आई कैप। ठीक है, इसको हम 3D में भी समझा सकते हैं कि मान लो ऐसे 3D में ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? जेड। अब ये किस प्लेन में? ये वाला एक्स वाई प्लेन में। और नीचे वाला कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। तो इधर देखो, जब भी इधर शो करना हो डायरेक्शन तो प्लस आई कैप लेंगे। जब इधर शो करना हो डायरेक्शन तो माइनस आई कैप। जब वाई की तरफ शो करना हो तो जे कैप। नेगेटिव ऑफ वाई माइनस जे कैप। पॉजिटिव ऑफ जेड के कैप। नेगेटिव ऑफ जेड माइनस के कैप। अरे यार, these are the unit vector which is used to show the direction। प्लस आई कैप किधर डायरेक्शन शो करने का काम में आता है? पॉजिटिव ऑफ एक्स। प्लस आई कैप किधर? पॉजिटिव ऑफ एक्स। माइनस आई कैप नेगेटिव ऑफ एक्स। प्लस वाई की तरफ प्लस जे कैप। बोलो, प्लस जे कैप माइनस जे कैप नेगेटिव ऑफ वाई। प्लस के कैप माइनस के कैप नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस। व्हाट इज द पर्पस? टू शो। अब देखो हमको यूज हम कैसे करेंगे। तो मान लो यूज हम कैसे करेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। सपोज दैट कि मान लो हमको अगर ऐसा कहना हो कि सपोज एक बालक है, एक बॉय है जो ऐसे दौड़ रहा है, ठीक, और रफ्तार इसका 100 किलोमीटर पर आवर है। नहीं कि कितना स्पीड से दौड़ रहा है? 100 किलोमीटर पर आवर। और किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है? एक्स एक्सिस। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना? तो 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और हम बस पॉजिटिव ऑफ एक्स की तरफ दौड़ रहा है तो आई कैप लगा देगा। ठीक, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ बॉय क्या है? देख 100 किलोमीटर पर आवर। तो किसी का मैग्नीट्यूड शो करना हो तो ये तो ऐसे हो गया, बट डायरेक्शन शो करना हो तो क्या लगा देगा? अगर मान लो ये फंडा अगर नहीं होता, ये चीज हम लोग यूज नहीं करते, तो पता है क्या लिखना पड़ता है? हमको लिखना पड़ता है इन लैंग्वेज, ए बॉय इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इन द पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन। अरे यार, हमको इतना टाइम दे के लिखना पड़ता है, समय की बर्बादी, पेपर की बर्बादी, पेन का बर्बादी। बोल क्लियर? लेकिन अगर हम ये लिख दें तो इसका मतलब निकल जाता है कि नहीं? एक लड़का है जिसका रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर और भाग रहा किधर? पॉजिटिव ऑफ एक्स की तरफ। अरे यार नहीं आया, बोलो। तो बॉय इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ कितना? 100 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो हम कुछ ऐसा दिखाते हैं, मान लो कि ठीक है, सपोज दैट कि मान लो एक लड़की है, ठीक है, ये दौड़ रही है ऐसे 200 किलोमीटर पर आवर से। बाप रे बाप, देह में आग लगा हुआ है। ठीक है, कितना दौड़ रही है? 200 किलोमीटर पर आवर से। क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? हाँ, वेलोसिटी ऑफ गर्ल। वेलोसिटी ऑफ कितना रफ्तार? 200 किलोमीटर पर आवर। क्या डायरेक्शन? हाँ बोला है।
ये माइनस आई कैप का मतलब क्या, ये 0 से कम, या इसको ऐसे भी लिख सकता है माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आई कैप, ये माइनस अगर लगा दिए तो क्या इसका वैल्यू 0 से कम हो गया। नेगेटिव वेक्टर का ये मतलब नहीं होता कि उसका वैल्यू 0 से कम। मान लो ये किसी से टकराएगी तो क्या होगा, मतलब जो वो खैर जो भी है, लेकिन अगर ये मतलब किसी से मान लो बूढ़ा बूढ़ा से टकराएगी, उसका जीवन में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। कहने का मतलब कि देखो जैसे उधर दौड़ के जो इफेक्ट होता है वही दौड़ के इधर भी होता है, बट उधर के लिए हम लोग प्लस आई कैप लगाते हैं, इधर के लिए क्या लगाते हैं, माइनस आई कैप। ठीक है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल क्या होगा, तो 200 किलोमीटर पर आवर होगा। देखो मैग्नीट्यूड वही है, बट माइनस आई कैप सिर्फ बता रहा है कि डायरेक्शन जो है नेगेटिव ऑफ एक्स का है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट वो हमेशा स्केलर होता है। तो अगर स्पीड पूछा जाए तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑल्सो स्पीड। वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है यही क्या कहलाएगा, तो यही स्पीड है। नहीं आया, अरे बोलो। तो डायरेक्शन शो करना तो ऐसे, अगर मान लो सपोज दैट कि मान लो वाई की तरफ, सपोज मान लो एक बैलून है और ये बैलून ऐसे करके है, और बैलून मान लो ऊपर उठ रहा है 110 किलोमीटर पर आवर से। मान लो कोई ओपनिंग सेरेमनी हो गया ओलंपिक टाइप का, और एक बड़का बैलून एयर वाला भरा हुआ रहता है ना, तो उसको छोड़ा गया ऐसे करके, और जैसे ही ऊपर उठ रहा था तो एक बंदरिया ऐसे पकड़ ली बैलून को। अरे यार, तो अगर बंदरिया के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम बंदरिया कितना से ऊपर उठ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बंदरिया, वेलोसिटी ऑफ बंदरिया कितना लिखेगा, 10 किलोमीटर पर आवर, और क्या लगा देगा, वॉल्यूम का है। ठीक, अच्छा 10 जे कैप मतलब 10 10 10 करके, मतलब एक जे कैप जे कैप जे कैप जे कैप जे कैप, क्लियर। अगर हमको जी शो करना हो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी किधर है, डाउनवर्ड होता है। जी का मैग्नीट्यूड क्या होता है 9.8, और डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या होता है, नीचे में कौन आता है, धरती माँ। अरे यार, एम जी किधर लगता है, एम जी किधर लगता है, नीचे, तो जी भी नीचे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 9.8 मीटर पर, और यहाँ क्या लगा देगा, माइनस, नहीं आया, इसी को क्या लिखेगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। माइनस यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात बराबर। वॉल्यूम का है। तो ये समझ में आ रहा क्यों हम, इसका पर्पस क्या है। तो अगर हम लंबा चौड़ा ना लिख करके अगर हम ये लिख देंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन ये। ठीक है, जेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो एक बालक जो है ऐसे दौड़ रहा है, या एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, पूरा मॉर्निंग वॉक के लिए इधर जाके जेड की तरफ, कितना रफ्तार, तो 2 किलोमीटर पर आवर मॉर्निंग वॉक कर रहा है, जेड की तरफ ऐसे जा रहा है, गुफा है वैसे बना हुआ, गुफा के अंदर घुस के उधर निकल जाएगा। ठीक है, तो बोलो वेलोसिटी ऑफ बुढ़ा क्या, ओल्ड मैन। हाँ चलो, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन क्या लिखेगा, 2 किलोमीटर पर आवर, और ये पॉजिटिव ऑफ जेड की नेगेटिव, तो माइनस ठीक है, बोल चमका है। अरे बोलो, यूनिट वेक्टर हम लोग जो यूज करते हैं क्या क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, ए कैप हम सबके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कैप कैन बी दिस दिस दिस, कुछ भी हो सकेगा, तो इसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये 1 ही रहेगा। नहीं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिट वेक्टर 1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, तो आई कैप का मॉड, मतलब आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, प्लस माइनस जो भी है, प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस के कैप का मॉड, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा 1 होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शोइंग द आई कैप, जे कैप, के कैप, तो दिस वेक्टर्स आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करना हो तो अगर हम ए वेक्टर बराबर, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, एज फॉर एग्जाम्पल हम वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल टू क्या लिखें, 100 किलोमीटर पर आवर आई कैप। तो देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव ऑफ एक्स की तरफ, इसका भी डायरेक्शन क्या, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। ये वाला इसी का डायरेक्शन बताता है, ये वाला इसी का डायरेक्शन बताता है। नहीं आया, ये किसका डायरेक्शन बताएगा, इसी का। इसका मतलब कि हम ए वेक्टर या ए कैप विल बी ऑलवेज पैरेलल टू व्हाट,
नहीं समझ में आया? अरे बोलो। तो आई कैप जे कैप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में और भी बहुत सारा यूनिट वेक्टर हम लोग प्रीफर करते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन होगा तो वहाँ पर दो यूनिट वेक्टर और हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है ऐसे गोल गोल सर्कल में घूम रहा है, ठीक, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व होगा। जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो एक पार्टिकल मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और इसका रेडियस का वैल्यू है मान लो 2 मीटर। रेडियस कितना? 2 मीटर। और वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना? तो स्पीड है 10 मीटर पर। एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर? तो और इसका रेडियस जो है 2 मीटर है। अरे यार, तो अगर मान लो हमको वेलोसिटी लिखना होगा तो वेलोसिटी तो यहाँ एक्स वाई जेड है क्या? एक्स तो इधर हो गया, एक्स की तरफ जा रहा है क्या, या वाई की तरफ जा रहा है या जेड की तरफ जा रहा है? किसी की तरफ नहीं जा रहा है, ये तो अपना गोल गोल घूम रहा है। तो किसी भी वक्त अगर हमको यूज करना तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो पढ़ा होगा 10th में या 9th में पढ़ के आया ना। तो क्या डायरेक्शन होता है? लॉन्ग टेंजेंट, जिस पाथ में वो ट्रैवल कर रहा हो उस पॉइंट पे किसी जगह पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ही क्या बताता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्या बताता है वेलोसिटी का? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो स्पीड वाला पार्ट क्या है इसका? 10 मीटर पर सेकेंड। बोल चमका है। एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन? तो हम लोग दो डायरेक्शन हम लोग प्रीफर करते हैं इस केस में। एक इन्वॉल्व करते हैं ईटी और एक इन्वॉल्व करते हैं ईआर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है जो अलोंग टेंजेंट डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है? दिस इज द यूनिट वेक्टर विच शो द डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट। ये डायरेक्शन बताएगा अलोंग टेंजेंट। और ये वाला जो डायरेक्शन बताएगा वो रेडियली आउटवर्ड बताएगा। रेडियली आउटवर्ड क्या बताएगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? ई आर का मॉड बोल कितना होगा? 1। ई टी का मॉड बोल कितना होगा? y1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, चाहे किसी भी टाइप का यूनिट वेक्टर हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट, तो बोल क्या लिखेगा? तो यहाँ पर बस ई टी कैप लगा देगा। नहीं आया? क्या लगा देगा? अरे बोलो, क्या लगा देगा? अगर हम अच्छा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना, तो सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर। तो उसका वैल्यू क्या होता है? तो v²/r होता है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है वो क्या होता है? तो एक्सेलरेशन अगर बताना हो तो v² v मतलब कितना? 10 का स्क्वायर कितना? 100/2 50। तो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन विल बी टुवर्ड सेंटर। तो टुवर्ड सेंटर ना लिख करके हम रेडियली इनवर्ड भी लिख सकते हैं, और रेडियली इनवर्ड ना लिख करके हम उसका यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो प्लस ई आर कैप लगाएंगे कि माइनस ई आर कैप? अरे बोलो, हाँ माइनस ई आर कैप लगाएगा। क्या लगाएगा? तो ये हम लोग ऐसे यूज कर लिए। बोल चमका है। अलोंग टेंजेंट के लिए ई टी कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई टी कैप? 1। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई आर कैप? 1। देखो कोई भी चीज अगर रेडियली आउटवर्ड शो करना हो ना, रेडियली आउटवर्ड, तो हम लोग प्लस ई आर कैप यूज करेंगे रेडियली आउटवर्ड के लिए। और अलोंग टेंजेंट अगर शो करना हो तो हम लोग ई टी शो करते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड के लिए और ये अलोंग टेंजेंट के लिए। तो अगर हमको वेलोसिटी शो करना होगा तो वेलोसिटी शो करेंगे तो क्या होगा? तो वेलोसिटी का रफ्तार कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट था, इसीलिए ई टी कैप लगा दी। ई टी कैप इधर भी हो सकता था, कोई भी ई टी का मतलब कोई भी टेंजेंट होता है। ई टी कैप मतलब इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का डायरेक्शन शो करेगा अलोंग टेंजेंट, और ये शो करेगा रेडियली आउटवर्ड के लिए। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ सेंट्रीपिटल है ना, और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर तो रेडियली इनवर्ड होगा ना, तो रेडियली आउटवर्ड के लिए हम प्लस ई आर कैप लिख रहे थे, तो रेडियली इनवर्ड के लिए क्या यूज करेंगे? माइनस ही करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो अभी और जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो जैसे ग्रेविटेशन में जैसे तुम लोग पढ़ा होगा कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है 1 kg यहाँ रखा हुआ है और 2 kg यहाँ रखा हुआ है, ठीक। अब ये 1 kg के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, 2 kg के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का अमाउंट क्या होता है? ये तो पढ़ा होगा, क्या होता है? Gm1m2/r²। क्या होता है? Gm1m2/r², ऐसे होता है। तो ये सर्किल बना हुआ है, सर्किल में एक m1 1 kg। अब तो फोर्स का जो डायरेक्शन वो अट्रैक्शन होता है ना, तो अट्रैक्शन होगा तो ये ऐसे शो करेंगे, तो ये शो करेंगे तो रेडियली इनवर्ड के लिए कि आउटवर्ड के लिए? इनवर्ड के लिए। तो हम इसका मैग्नीट्यूड में Gm1m2/r² लगा देंगे और साथ में यहाँ क्या कर देंगे? माइनस ER का। नहीं आया? ठीक है। या फिर अगर मान लो कि सपोज दैट कि एक चार्ज पार्टिकल प्लस है और एक चार्ज पार्टिकल प्लस है, प्लस प्लस रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड के हिसाब से हो जाएगा, ये सर्किल के हिसाब से रेडियली आउटवर्ड। तो प्लस में अगर हम
Q1 Q2 चार्ज है तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो आगे जाके पढ़ेंगे। और रेडियली आउटवर्ड है तो यहाँ पर क्या लगा देगा, ER क्या, और यहाँ पर अगर प्लस की जगह माइनस होता तो क्या लगा देता, माइनस लगा देता। मतलब वो डायरेक्शन बताता इधर की ओर। रेडियल, जब रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड सॉल्व करना हो तो ER कैप का हेल्प लेगा, टेंजेंट शो करना हो तो ET का सॉल्व यूज करेगा, इधर चाहे इधर कोई भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा था। और x के तरफ शो करना हो तो प्लस आई कैप, माइनस x शो करना हो माइनस ए कैप, y शो करना हो प्लस जे कैप, नेगेटिव ऑफ y, z के तरफ प्लस कैप, इसके उल्टा माइनस z के तरफ बोलो क्या, यूनिट, हाँ माइनस के कैप, ER कैप। समझ में आया? जैसे ये एक्स वाई जेड के अलावा भी तो बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। अब बोलो ना, बार बार एवरी टाइम में अगर पार्टिकल ऐसे से गोल घूमेगा तो ना साला इसमें एक्स है ना वाई है ना जेड है, तो हम आई कैप जे कैप और के कैप को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? हम तो एक ऐसा फ्रेश यूनिट वेक्टर यूज करेंगे जो फटाक से इसके हिसाब से सर्कुलर मोशन के हिसाब से हमको बात बता देगा, तो वो परफेक्ट होता है ER कैप और ET कैप। तो दीज आर द यूनिट वेक्टर विच इज यूज टू शो द डायरेक्शन। किधर डायरेक्शन? अलोंग टेंजेंट, रेडियली आउटवर्ड। बट इसी का ठीक माइनस लगा देंगे तो ये वाला टर्म कब होगा? जब हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे ना, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, सर्कुलर मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब सारा यूनिट वेक्टर टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज होगा। ठीक है, तो पूरा फील के साथ समझ में आ जाएगा कि हो क्या है, मास्टर बताना क्या चाह रहा है। बोल जमका है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर? टू शो द, तो यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर? हाँ, टू शो, हाँ पर्पस पहले बताओ, पर्पस टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन। तो क्या यूनिट वेक्टर यूज करके हम बहुत आसान कर देते हैं काम को? नहीं, बस वो लगा दिए, इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि मैं उसका डायरेक्शन इधर होगा, उसका मैग्नीट्यूड है, सब कुछ बता देता है। अरे यार, क्लियर? यूनिट वेक्टर चमका है। वाई वी आर यूजिंग या इन्वॉल्विंग द टर्म यूनिट वेक्टर? क्या ये हमको यूज करने से बहुत सारा चीज का फायदा हुआ? हमको क्या बचा? टाइम। हमको बहुत सारा चीज बच गया, टाइम बच गया लिखने का, ये बहुत कम चीज में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसी वेक्टर का क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो यूनिट वेक्टर पूरा फील के साथ समझ में आया? ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े आज? सबसे पहले क्या पढ़े? वेक्टर क्या होता है, क्लियर? जिसमें थीटा चाहिए, बिना थीटा का सही चीज उसको पता नहीं करेगा, और थीटा चेंज तो उसका इफेक्ट भी चेंज। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़े? सिंबल क्यों यूज करते हैं, सिंबल क्यों यूज करते हैं, इसका कहानी समझ में आया। और सही सिंबल क्यों यूज करते हैं, ये भी कहानी समझ में आया। तो सही के लिए हम वेक्टर यूज करते हैं, उसका डायरेक्शन एरो क्यों यूज करते हैं, उसके बाद वेक्टर होता क्या है। ठीक, टर्मिनोलॉजी, पैरेलल वेक्टर बोलते जाओ तो फटाफट। पैरेलल वेक्टर, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। को टर्मिनस वेक्टर, सेम फिनिशिंग पॉइंट। को प्लेनर, हाँ, इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। को प्लेनर वेक्टर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद को लीनियर वेक्टर इफ दे लाई इन द सिंगल लाइन। इक्वल वेक्टर, हाँ, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। बहुत शानदार। नेगेटिव वेक्टर, हाँ, सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, शुड बी रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर। हाँ, मैग्नीट्यूड 1, पर्पस टू शो द डायरेक्शन। ठीक है, और डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, पर्पस है डायरेक्शन शो करना। बोल जमका है? अच्छा, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड कहीं भी, बोकारो से बाबाधाम, बाबाधाम से दिल्ली, छपरा, मुजफ्फरपुर, सब शिफ्ट कर सकता है। क्या चेंज नहीं होना चाहिए? हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करे तो इट कैन बी शिफ्टेड इन स्पेस। ए लाउड है शिफ्ट कराना, और वेक्टर को सॉल्व करने के लिए शिफ्ट कराएंगे, जो अगले क्लास में हम बताएंगे कि कैसे शिफ्ट करा के हम कैसे ट्रायंगल लो, पैराग्राम लो, एडिशन लो, सब कुछ करते हैं। बोल फील के साथ समझ में आया? और सब A to Z क्लियर? अरे बोलो, द रिस्पॉन्स। हाँ, बस। भारत माता की जय। बस, भारत माता की। इस बार लड़की लोग बोला भारत माता की। उधर बोला ना है? अच्छा, ये भी है ना। ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया, पूरा फील के साथ। अब हम लोग और 5 क्लास पढ़ेंगे, पूरा टोटल फील के साथ वेक्टर समझ में आ जाएगा। ठीक।